एडवोकेट होने का एनरोलमेंट नंबर आपके पास नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। नाजिया पर खुद को वकील बताकर ठगी का आरोप है। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार नाजिया के पास वकील होने का कोई भी प्रमाण नहीं होने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। आराम से जाएं, वो बार काउंसिल में वो कंप्लेन करे, केस करे, वहाँ मैं जवाब दूंगी। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? वो आप एनरोलमेंट नंबर हमें बता दो, हम चला देंगे अपने चैनल पे। नहीं, वो बोलता रहेगा, बंद हो जाए, वो बोलता रहेगा। वो नहीं किसी के लिए। नहीं, हमें तो अपने लिए मांग रही थी कि मैं चलाऊंगी ना। नहीं, ये रहा नाजिया जी का एनरोलमेंट नंबर। गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। केस नंबर है 116। आपको गिरफ्तार किया गया। 3 हफ्ते तक आप जेल में भी थी। आप गिरफ्तार हुई थी? बिल्कुल, मैं 2 बार गिरफ्तार हुई हूँ और 3 हफ्ते तक इस मामले में जेल में थी? नहीं, इतना दिन नहीं थी जितना दिन बोला जा रहा है। एनबीटी के डिजिटल को एक इंटरव्यू आप दे रही थी, उसमें आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 लाख ऐसे मदरसे हैं जहां की गैर कानूनी काम खास करके प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है और रस गांजे का खेल चलता है। तो क्या कोई सबूत आपको इसके खिलाफ मिला? बहुत सारे मदरसों के भीतर प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है और बारूद का काम चल रहा है, गांजे की बिक्री हो रही है। तो आपने पूरे 6 लाख को उसमें क्यों घसीट लिया? पश्चिम बंगाल की बेशतर मुसलमान गलियों में प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है। एक बयान में आप ये कह रही थी कि आप अगर किसी स्टेट की सीएम बन गई तो सारे मस्जिद सारे मदरसे तोड़ दूंगी। अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो मैं तो सारी मस्जिदें सारे मदरसे तोड़ दूंगी, सारी मज़ारें तोड़ दूंगी। नहीं, उसका पूरा इंटरव्यू मेरे पास है जिसमें मैंने कहा है कि मैं सब मस्जिद और मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दूंगी। नहीं, आपने कहा कि तोड़ दूंगी। अगर कर भी देंगी तो सारे मस्जिद सारे मदरसे क्यों तोड़ देंगी भाई? अगर कोई दूसरा एक नेता आए और वो आकर के बोलने लगे कि मैं अगर सीएम बन गया या बन गई तो सारे मंदिरों को तोड़वा दूंगा, तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? नहीं, फिर उसको भी 10 तरह की चीजें बोल सकता है। उसको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे मैं वो अगर क्लैरिफिकेशन दे दे क्या तो तोड़ने दिया जाएगा? अगर मुसलमान यही हरकत करते रहेगा कि उसको रोड ही पवित्र दिखाई देता रोड पे रहेगा, ना करे, नियम बन गया, फिर मस्जिद क्यों तोड़ेंगे? फिर नहीं तोड़ूंगी। हमारे देश में इतनी बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं जा सकते प्राइवेट स्कूलों में, एनसीईआरटी के स्कूलों में। उन बच्चों के लिए अगर वो कम से कम कुछ तो शिक्षा पा जा रहे हैं, उन मदरसों को भी अगर आप तोड़ देंगी, बंद करवा देंगी, गरीबों के वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या क्या पढ़ते हैं? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और मैथ जी। कंप्यूटर भी पढ़ाई जाती है जी। मैं सिर्फ 5 सवाल संविधान से करूंगी बच्चों से और 5 सवाल कुरान से करूंगी। और सरकारी स्कूल में जाके वहाँ सवाल करेंगी? वहाँ बच्चों की हालत देखी है? सरकारी स्कूल। एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये खाओ पकाओ मोदी खाना है। ये हेस्टिंग पार्टी ऑफिस नहीं है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। और ये मुरलीधर वाला जो है, ये बीजेपी पार्टी ऑफिस नहीं है, ये खाओ पकाओ मोदी खाना है। यहाँ सिर्फ खाओ पकाओ मोदी खाना चलता है। ये आपने किस संदर्भ में कहा था और फिर उस ऑफिस को लेके आपके पावन विचार कैसे बने? ये तो जब मैं टीएमसी कर रही थी तब का इंटरव्यू है। तो उससे क्या हुआ? विचार तो विचार है। वही विचारधारा तो मेरी नहीं मैच हो रही थी ममता से, जो मुझे निकलना पड़ा। मुसलमानों के लिए नफरत देखी जा रही है, जिस हिसाब से मुसलमानों को बहुत घिन की नजरों से देखा जाता है। ये बात मैंने 2019 में भी कही थी। क्यों घिन आता है आपको मुसलमानों से? बताएं। ये सब चीजें ममता बनर्जी अपने पुलिस मंत्री होने का नाजायज फायदा उठाती और जो मोदी हैं। जी के लिए आप बोल रही थी वो क्या था कि ये अपने मन की बात करते हैं और बोल गए कि बेटी बचाओ बेटी को पटाओ, और एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी बेटी पटाओ ही हो रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, वो मन की बात बहुत करते हैं। तो मन की बात उनकी निकल गई कि बेटी बचाओ और बेटी को पटाओ, क्योंकि एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी में बेटी पटाओ ही हो रहा है। टीएमसी वाला जब मैं टीएमसी में थी। रोज फजर की नमाज में मेरा 10 मिनट मैं एक्स्ट्रा देती हूँ ताकि भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो जाए। शिकायत तो आपकी ये भी थी उस दौरान कि इतना बड़ा हमला हुआ, लिंचिंग हुई, आपकी कुछ आपत्ति ये भी थी कि बीजेपी की ओर से उस तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। मेरी उस लिंचिंग में बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता है जो टीएमसी से आया है, उसका हाथ भी था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये महिला इतने एग्रेशन में क्यों रहती है, भाई इसको कहीं थेरेपी लेने के लिए भेजो। मैं बहुत ही फन लविंग, बहुत ही पोलाइट पर्सन हूँ, लेकिन कुछ लोग एम फैक्टर वाले लोग हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। सलीम, आप मुझे बताएं कि हलाला करने में आपको कैसा लगा था? इसके अलावा कोई नहीं है सवाल, और कोई आपने कितने हलाला करवाए बताइए? कितने हलाला किए हैं? 2
बच्ची छोटी थी या बड़ी थी या मिडिल एज की थी? 32 के लगभग। तो आप मुझे आपकी भाषा को लेकर कई बार सवाल किए जाते हैं। आपने कहा कि ये जो मुस्लिम है जन्नत में मुल्ला सीढ़ी लगाकर थ्रीसम करेंगे, फोरसम करेंगे, बहुत सारी महिलाओं के लिए आपने बोला। इस तरह की बहुत ऐसी आपके बयान ऐसे आते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो सुन के कान से खून निकल जाएगा। इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी अभद्र गालियां, मैं आपको कम से कम 10,000 रिकॉर्डिंग में आपको भेज सकती हूँ। राहुल गांधी को आपने पीस ऑफ शिट कहा। अब पीस ऑफ शिट को पीस ऑफ शिट ना बोला जाए तो और क्या ही बोले। ये अभद्र भाषा नहीं है। अपोजिशन लीडर जो कि एक संवैधानिक पद पर है, उनके लिए ऐसी भाषा। हामिद अंसारी जी को लेकर के आपने कहा था उन्होंने खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान वगैरह और कुछ ऐसे उन्होंने शेयर किए। क्या आपने इसको लेकर के कहीं कोई शिकायत पत्र डाला या बिना प्रूफ के आप बात कर रहे हैं? काफी चीजों से पता चल रहा है, मेरे रिसर्च से भी पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा किया था। तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अगर ऐसा कुछ हुआ था? शहजाद इलाही खान जिनकी वीडियो आप खुद को बताती हैं वो जिंदा हैं, क्या ऐसा है? तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि उनको उठा के ले आइए। एक दूसरी शादी भी आपकी हुई थी परवेज आलम नाम के शख्स से और इसको भी आपने दुनिया से छुपाया है। एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दैट। तीसरे हस्बैंड हैं सचिन प्रसाद, उनके बारे में भी आपने जानकारी छुपाई। और सचिन प्रसाद से भी बहुत अच्छा रिलेशन था, उसके अम्मा अब्बा से, उसके छोटे भाई ऋषभ प्रसाद से। एक कन्वर्सेशन का फोन कॉल वायरल है, कोई नेशनल न्यूज था, लेकिन उसमें गाली गलौज की बहुत नहीं, अभद्र भाषा है आपके और उनके बीच। लड़का, मैं बात करता हूँ आपसे। वाला का बेटा इतना खराब बोल के क्या होगा? वो मुझे पता है। तो आपकी आवाज थी यानी नहीं, सिर्फ मेरी डिनाई आवाज करवा। नो नॉट एट ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं सोशल कॉपीराइट्स। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए मौजूद हैं एक जाना माना चेहरा और जाना माना नाम नाजिया इलाही खान जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय मां काली। तो नाजिया जी की जो पहचान है वो एक एडवोकेट की है, बीजेपी की एक बेबाक नेत्री के तौर पर ये जानी जाती हैं। तमाम न्यूज चैनलों पर आपने अलग अलग तरह के डिबेट्स में इन्हें देखा होगा। कई तरह के इन पर आरोप भी लगते हैं इनके बयानों को लेकर, कम्युनल हेट स्पीच और भी तरह तरह के। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेबाक महिला को कैसा होना चाहिए, उसका चेहरा अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो मैं तो वो कहती हूँ कि वो नाजिया जी हैं। और मुझे जैसा पिछले कुछ सालों में दिखा कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की बहुत कमी है और जो महिलाएं हैं भी वो भी बहुत बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पाती। अब चाहे उन पर पार्टी का प्रेशर हो या उनका सोशल इमेज बनाने का प्रेशर रहा हो या फिर किसी और तरह का प्रेशर रहा हो, लेकिन नाजिया जी उन गिनी चुनी 4-5 महिलाओं में मुझे दिखती हैं जो कि बहुत ही बेबाकी से बिना डरे अपनी आवाज़ रखती हैं। तो आज इस मंच पर ये दूसरी बार आई हैं। जब मैंने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी तो दूसरी या तीसरी शख्स ही थी नाजिया जी जिनके साथ कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो कि पॉडकास्ट हमने किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि एक बार फिर से आप नाजिया जी को बुलाइए। कुछ वो लोग जो कि इनको प्यार करते हैं उनकी भी डिमांड थी और कुछ वो लोग जो कि चाहते हैं कि मेरे बेबाक सवालों का ये जवाब दें, वो लोग भी चाहते थे कि मैं इनको बुलाऊं। तो दोनों तरफ के ही लोगों का सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने नाजिया जी को बुलाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उन महिलाओं को भी अपनी पार्टी में मौका देते हैं जो कि शायद उतना डिजर्व नहीं करती हैं। मैं खुलेआम ये बात बोलती हूँ। हालांकि दूसरी पार्टियों पर जो एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स के आरोप लगते हैं उनको तो मैं फिर बहुत ही बुरा मानती हूँ कि डायनेस्टी को ही आप क्यों आगे बढ़ाते हैं। उन तमाम पार्टी के प्रवक्ता जब मेरे पॉडकास्ट पर आते हैं तो मैं उनसे तो सवाल पूछती ही हूँ, लेकिन बीजेपी से भी मेरी ये शिकायत है कि इनको देखा मैंने कि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कहीं भी जाती हैं तो ये खुद इंतजाम करती हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपकी पार्टी के लिए बखूबी काम कर रही हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको जितने थ्रेट्स मिलते हैं तो आप पूरी तरीके से इनका साथ दें और कम से कम इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप लें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी से कि बहुत गिनी चुनी महिलाएं हैं हमारे देश में जो कि इतनी बेबाकी से आवाज उठाती हैं, तो पार्टी में भी आप इनको एक ऊंचा पद दें और नहीं तो कम से कम इनका जो सपना है यूएन में प्रतिनिधित्व का, आप उस पर कम से कम ध्यान दें और हम सब महिलाएं उसमें इनका सपोर्ट करेंगे। बस कुछ इनकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आगे बात करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा ये और बेहतर कर लें, मैं
इसलिए नहीं कि मेरी दोस्त हैं तो मैं बहुत उस तरीके से इनके सपोर्ट में ही सिर्फ बोलूँगी। तो उन तरीकों को अगर बेहतर कर लें तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पर हमारा यूएन में प्रतिनिधित्व कर सकती है। पूरे तीखे सवाल होंगे आज हमारे पॉडकास्ट में, और मुझे पूरा भरोसा है, मैं दूसरे नेताओं से बहुत बार डरती भी हूँ जब विधायक वगैरह सामने आते हैं कि शायद बीच में इंटरव्यू छोड़ दें या बोलें कि ये क्या आप बकवास पूछ रही हैं, मुझे नहीं जवाब देना। इन पर मुझे भरोसा रहता है क्योंकि इनको मैंने तमाम पॉडकास्ट में देखा है, आपने भी देखा होगा कि कितना खुलकर ये जवाब देती हैं और धैर्य का परिचय देती हैं। तो चलिए, शायद इंट्रो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो पहला सवाल ये कि नाज़िया जी, अगले 5 साल में आप पॉलिटिक्स में खुद को कहाँ पाती हैं? मैंने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा था तब भी मेरा सपना यूएन जाने का था, यूनाइटेड नेशन। और जब पॉलिटिक्स में काम करते करते अब बाल सफ़ेद होने का वक्त आ चुका है, अभी नहीं तो भी मेरा सपना यूनाइटेड नेशन ही जाने का है। और आने वाले 5 साल में भी मेरा सपना पहले यूनाइटेड नेशन ही जाने का है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत की तरफ से मैं यूएन में जाकर के भारत को रिप्रेजेंट करूंगी, तो जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने पढ़ाई की है, या जो मैं इस्लाम की जानकारी जानती हूँ, वो मैं 57 मुस्लिम कंट्रीज से आमने सामने फेस टू फेस में बात कर पाऊंगी। ओके, बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब थोड़े से दूसरे सवालों पर चलते हैं, और जितने भी आम लोगों के सवाल होंगे या जो भी इन पर आरोप लगते होंगे वो भी हम पूछेंगे डेफिनेटली, जिससे कि कोई ये ना कहे कि कहीं से भी कोई बायस्ड इंटरव्यू है। तो लेंस कार्ड का मामला लेंस कार्ड के ही मामले से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रिसेंट उस वजह से ही मिलियंस में आपके व्यूज़ गए, अलग अलग वीडियोज़ जो कि सामने आए, मेरे भी सामने आए। उस समय मैं चूंकि सिंगापुर में थी तो उस समय एग्जैक्ट में नहीं कर पाई आपका पॉडकास्ट। जब मैं वहाँ से लौटी तो आप कोलकाता चली गई थी थोड़ा इलेक्शन वगैरह में, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन जब बात कर लें सवाल तो बनता ही है तभी अच्छा। तो लेंस कार्ड के ऑफिस जाकर आपने वहाँ पर जो लोग थे काम करने वाले उनको तिलक लगाया, और वहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ भी आप गई थी और हंगामा वगैरह करने का भी आरोप लगा। ये क्या था, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे लगता है अगर मैंने सच में हंगामा किया होता तो अब तक बहुत सारे एफआईआर हो चुके होते। ओके बहुत सारे हो चुके होते, क्योंकि पाकिस्तान में कभी गई नहीं हूँ और पाकिस्तान में मेरे ऊपर एंटी टेरर के एफआईआर है। अच्छा, वहाँ भी है। चलिए, अब फेमस तो है ना वहाँ भी। वो भी मतलब टेररिस्ट वाले एफआईआर है मेरे ऊपर। एनीवेज, मैं लेंस कार्ड के शोरूम गई थी, उनके पर्सनल ऑफिस नहीं गई थी। और शोरूम जो होता है वो कानूनी नजरिए की तरफ से वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। और मैं अपने लोगों के साथ नहीं गई थी, सिर्फ 2 लोग मेरे साथ थे। एक कैमरा पर्सन भी रहे होंगे, 2-3? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा तो कोई वीडियो कैमरा बना रहा था? वो पब्लिक का बनाया हुआ था, पब्लिक ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था और वो वहां से वायरल हुआ था। और ये मैं इतनी जिम्मेदारी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वक्त मेरे सारे सोशल मीडिया सस्पेंड कर दिए गए थे। अच्छा। मेरे पास कोई सोशल मीडिया था ही नहीं। ओके, तो मैं उसको वायरल करूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। द सेकंड थिंग इज कि जो 2 लोग मेरे साथ थे वो हाथ ऐसे लटकाए हुए नजर आ रहे हैं, वो फोन या कैमरा पकड़े हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं बाहर निकली उस लेंस कार्ड के शोरूम से जो बांद्रा में था, तो मुझे भारत 24 का एक ग्राउंड रिपोर्टर मिल गया। अच्छा। उसने कहा कि हमने अभी सुना आपका नाम क्या, आप लेंस कार्ड के शोरूम में, क्योंकि उस वक्त चल ही रहा था लेंस कार्ड। तो वो आ गया और उसने फिर बाहर जो मैंने निकल करके इंटरव्यू दिया है वो मैंने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली भारत 24 न्यूज चैनल के बूम पर दिया है। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी की पॉलिसी मान लीजिए कि पसंद नहीं थी और जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम था, तो उसके लिए कई तरीके थे। कोर्ट जा सकते थे, जो लेबर अथॉरिटी होती है उसका सहारा लिया जा सकता था, पुलिस में कंप्लेन की जा सकती थी, या पब्लिक कैंपेन भी एक रास्ता होता है। ये ना अपना करके आप उसके शोरूम क्यों गई? दैट वाज कंप्लीटली पब्लिक कैंपेन। पब्लिक कैंपेन वो नहीं था? दैट वाज कंप्लीटली पब्लिक कैंपेन। नहीं, इस तरह से अगर आप किसी कंपनी के किसी भी शोरूम में, हाँ, लेट मी कंप्लीट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ, बिल्कुल, आप बोलिए ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आई फील प्राउड व्हाट आई हैव डन। आई हैवंट, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कोई प्रोटेस्ट किया जैसे वक्फ बोर्ड के लिए हुआ था संशोधन के वक्त, या हिजाब के लिए हुआ था,
या बाकी चीज़ों के लिए जो मुसलमान बैठ करके प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हैं और ट्रैफिक जाम कर देते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई भी कानूनी स्टेप लेने से पहले एक बार ग्राउंड पर उतर करके कन्फ्रंटेशन करने में और सच्चाई जानने में कोई बुराई तो नहीं है। तो मैंने ठीक है, वो मैं समझ गई, लेकिन किसी भी कंपनी के जो भी शोरूम आप बोल रहे हैं, शोरूम जा करके प्रेशर क्रिएट करना, और वहां पर आप, जाहिर सी बात है कि अकेले नहीं गई थी, कुछ लोगों के साथ ही, अकेले भी जाती तो भी ये सवाल बनता था कि क्या ये एक प्रोफेशनल एथिक्स है, क्योंकि आप खुद एक वकील हैं। मैंने कोई भी बैरिकेड मैंने क्रॉस नहीं किया, कोई भी लिमिट मैंने क्रॉस नहीं किया। हाँ, कुछ लोग हैं जो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं लोगों के साथ गई थी। नहीं, मैं सिर्फ 2 लोग के साथ गई थी, और वो 2 लोग भी खामोशी से पीछे खड़े थे। उन्होंने इंटरवीन तक नहीं किया है, उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से निकाला तक नहीं है। और आप सोचो कि कई लोग जो है, इवन बांद्रा के और मुमरा के कई इमाम और मुफ्ती भी गए उस बेचारे मोहसिन खान से बात करने के लिए, कई प्रेस रिपोर्टर भी गए उससे बात करने के लिए, पर उसने कहा नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन उन्होंने इस्लाम का पूरा लिहाज रखा, उन्होंने मुझे तिलक नहीं लगाया। इसमें 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि इसी को हम पलट देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि ये निकाल देती है कि यहाँ पर आप बुर्का पहन के नहीं आ सकते, तिलक के अलावा ये सब चलेगा, और सेम यही काम कोई असदुद्दीन ओवैसी या रशीदी जी जैसे कोई भी एक व्यक्ति जो कि मोहम्मडन व्यक्ति हो, वो जाते और वो इसी तरीके से वहाँ एक हिंदू मैनेजर होता और उसको धमकाते और उसको बोलते कि देखो कौन महिला यहाँ पे है, लाइए, और वो बुर्का लेके जाते, उसको देते कि बुर्का पहनो, और बाकी उसको धमका करके और वो वीडियो बनाते आया जाता, वाइस वर्सा। तो क्या उसको बैकलैश नहीं मिलता? उसके पक्ष में आप हैं कि ऐसा करना चाहिए किसी मुस्लिम व्यक्ति को? देखिए, सबसे पहले सनातन की जो सभ्यता है उसमें इक्वालिटी की बहुत मान्यता है, एक्सट्रीम लेवल पे मान्यता है। आज भी जितनी भी हमारे देश में एयरपोर्ट है उसमें ज़्यादातर 99.9% प्रेयर रूम जो है उसको मुसलमान ही यूज करते हैं। ठीक है, अभी बीच में माधवी लता जी ने यूज कर लिया तो लेकिन वो इस सवाल का जवाब बुरा नहीं बन गया, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। मैं आ रही, ठीक है। असदुद्दीन अवैसी ने तो ये भी कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर देखो क्या होता है। वो सब निंदनीय है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा, मैंने धमकाया नहीं था, वो हमने देखा क्या हो रहा था, मैंने धमकाया नहीं था। अगर वो थ्रेट होता तो मैं अभी आपके चैनल पर ऑन कैमरा कह रही हूँ कि मोहसिन खान मेरे ऊपर FIR कर सकता है। हो सकता है वो डर के ना किए हो कि आगे कुछ और भी हो सकता है। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब पश्चिम बंगाल में मल्टीपल मेरे ऊपर FIR हो जाते थे। क्या बात नहीं, जिसके पास उतनी हिम्मत होगी, जो नहीं डरेगा वो करेगा। मान लीजिए वो डर गया, बंदा नहीं किया। सोचिए कि कितने मुसलमानों ने मोहसिन खान को मतलब रील बना कर बोला कि तुम नाजिया पर, इस चुड़ैल पर, इस डायन पर FIR करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ लोग उसने FIR नहीं किया, इससे ये साबित नहीं होता कि वो जो आपने काम किया वो एथिकली सही था। ये साबित होता है कि मैंने उसको थ्रेट किया ही नहीं था। नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार बहुत लड़कियों के साथ बुरा होता है, वो थाने तक भी नहीं जा पाती। आई नो टू चूज द वर्ड। मैं कभी भी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और बियॉन्ड द लॉ जा ही नहीं सकती। तो हूँ। आपको मेरी इतनी स्पीचेस होती आप हैं। उन फिर इंसिडेंट के लिए क्या कहेंगी जो आपको आधार बना के आपने जो पेश किया, आपने जो काम किया, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और देश भर में कई शोरूम में जाके लेंसकार्ट के ऑफिस पे हमला किया, तोड़ दिया। क्या आप उसके लिए इंस्पायर करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? गाजियाबाद के मोदी नगर में लेंसकार्ट के स्टोर पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन के लोग भी वहां आए और स्टोर के अंदर नारे लगाने शुरू कर दिए। इस तरीके की आगे से कोई इस तरीके का आदेश जारी किया तो सबसे पहले हम उसी के ही अकल ठिकाने लाने का काम करेंगे, आग दे देंगे ऐसी जगह पे। मैंने कोई इंस्पायर नहीं किया। देखा लोगों ने, वो वायरल हो गया, वायरल हो गया। मैंने तिलक लगाया, मैंने कलावा पहनाया बहुत प्यार से। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक बेचारी बहुत न्यूली मैरिड एक स्टाफ थी, उसने कहा कि मेरा सिंदूर पुछवा देते हैं यहाँ के लोग। बिल्कुल गलत है, सही तरीके से उसका विरोध होना चाहिए था। और जो मेरा तरीका था वो बहुत ही पीसफुली था, बहुत ही अंडर बैरिकेड ऑफ लॉ था।
जिसने लेकिन तोड़ा वो आपके उस गलत है। तरीके को जिसने फॉलो तो- करके इंस्पायर होके जिन follow- लड़कों ने जा करके लेंसकार्ट के ऑफिस में उनके महंगे महंगे दफ्तर के चश्मे और चीजें तोड़ डाली, आपने इंस्पायर किया ना उनको, आप मानिए इस चीज को। प्रो पॉलिटिशियन। आप कुछ भी थोड़ा सा करेंगी ना, अगर कोई एक नॉर्मल बंदा जिसको कोई नहीं जानता है वो करेगा, उसका असर अलग होगा, आप करेंगे उसका असर अलग होगा। आपको ये चीज समझनी होगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मुसलमान जाकर के सरतन से जुदा कर देते हैं वो असदुद्दीन अवैसी को गलत follow है, जो करते है हैं। सब गलत है, और मुझे ऐसा लगता और है जो फॉलो कि करते हैं वो भी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले वक्त में भी अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी बदतमीजी करेगी तो मैं तो उससे बात करूंगी। आप वकील है ना, आप वकालत के थ्रू उससे बात मैंने कीजिए ना, notice कोर्ट भेजा में है। घसीटिए। मैंने वहां जाने की जरूरत क्या है, कोर्ट में घसीटिए। मैंने नोटिस भेजा हाँ, है। पुलिस कंप्लेन मैंने कीजिए। बिल्कुल अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप लिया है। वही करना था फिर आपको। और मैंने ये वाला नहीं करना था, ग्राउंड पे तो वो वाला करना था कभी-कभी नहीं। तो ग्राउंड पे वो उतरना पड़ता है। ना इथिकल है और ना ऐसा जायज नहीं है, ना कानून के तहत कि भी मैंने नहीं। पब्लिक गैदरिंग नहीं, वो कानून के खिलाफ तब होता जब मैं पब्लिक गैदरिंग करती। वो कानून आप के कुछ खिलाफ लोगों तब को होता। लेके किसी के ये कुछ में लोग शोरूम फिर आप में कह रहे गई हैं, हैं। दो लोग कुछ दो लोग लोग हो ही कुछ जाते लोग हैं हो, कि- दो नहीं। एक से ज्यादा पर्सन जहां होता है वो भीड़ बन जाती है, 3-4 लोग अगर हैं। आई अलंग टू हाँ, जब हम ठीक है। कोर्ट में भी सबमिशन देते हैं और किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो जब 5 से 10 से ज्यादा लोग होते हैं तब हम कहते हैं गैदरिंग हुआ। जब फिर भी दो मतलब तीन- जो दो- तरीका दो- हुआ, जब मुझे एक लगता से है कि 5 लोग होते हैं तो हम कहते हैं कि उससे कि इंस्पायर आई होके, अलंग 4 उससे इंस्पायर होके, जैसे हिंदू रक्षा दल वालों ने कुछ किया, जैसे मान लीजिए कि उनका कुछ लोगों प्रवोक ने तो होता, घर में बैठ करके भी लेंस कार्ड का चश्मा तोड़ा, ठीक है, अपना तोड़ा ना, अपना नुकसान तोड़ा, किया ना, हाँ। दूसरे का नहीं होना ना, चाहिए। दूसरे का नुकसान नहीं होना उसका नहीं होना चाहिए जिसकी गलती नहीं है। आई कंप्लीटली अग्री। लेकिन इस तरीके का बेहुदा गाइडलाइन मुझे लगता है कि लेंस कार्ड के मालिक को भी नहीं निकालना हाँ, चाहिए। ठीक है, तो लेकिन बहुत ही बिल्कुल सही है। obnoxious बिल्कुल, मैं guideline तो था। उसकी बहुत ही निंदा कर रही हूँ कि obnoxious। किसी की सिंदूर कोई कैसे पुछवा सकता और मैं है। आपको फिर कह निंदा रही हूँ है कि आई फील प्राउड। और दोबारा भी अगर कोई कंपनी इतनी बेहुदा गाइडलाइन निकालेगी तो कोर्ट में लड़ना, वहां मत जाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। कानून हाथ में लेने को आप बोलेंगे, ये जो देख रहे हैं हमारे जेंजी और यंगस्टर्स आपको फॉलो कर लेंगे, आप इन्फ्लुएंसर हैं। मैंने बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लिया। 0.1% आप मानने को तैयार नहीं है। कल को हिंदू रक्षा दल वाले कहीं जाएंगे, उनको देख के मुस्लिम रक्षा दल वाले जाएंगे, फिर क्रिश्चियन रक्षा दल वाले जाएंगे, तो ये दल हमारे देश को थोड़े न चलाएंगे। देश को संविधान चलाएगा, कानून, लॉ एंड ऑर्डर चलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू रक्षा वाले जाएंगे तो वो एक चश्मा ही तोड़कर आएंगे, कम से कम सर तन से जुदा तो नहीं करके कौन क्या करेगा वो तो वक्त बताएगा। नहीं, ये तो इतिहास उस पे है ना, नहीं कह वो तो सकते इतिहास है। हम उस रास्ते पे जाए हैं क्यों, देश को बेटर क्यों ना ये तो बनाएं। हमारे उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों का इतिहास है कि ये तो प्रकाष्ठा ही क्रॉस कर देते हैं। खैर ठीक है, इस पर एक बयान आया बाबा बागेश्वर का। इन्होंने कहा, ठठरी के भरे नक कटा, आगी के लगे, तुझे दिक्कत है तो तू लाहौर चला जा, तेरे कक्का का भारत है क्या, हमारे तो बाप का भारत है। आगी के लगे तेरो कक्का को भारत है का, हाँ हमारे तो बाप का भारत है। इस तरह के बयान दिए इस इंसिडेंट पे, और वो तो आपसे भी कई गुना ज्यादा उनके फॉलोअर होंगे या शायद चाहने वाले होंगे, तो उनकी तरफ से इस तरह से बयान आया। और इस पर आपसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। इसी तरह से जब ओवैसी जी के या रशीदी जी के या किसी और जी के बयान आते हैं तो आप उस पर ये क्यों नहीं कह देती हैं कि मैं इस पर नहीं बोलूंगी, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। उस पर तो आप बढ़ चढ़ के उनसे सवाल पूछती हैं, तो ये दोहरापन क्यों? बाबा बागेश्वर के पक्ष में बोलेंगी व्यक्तिगत इधर क्यों? दोनों में फर्क क्यों है? देखिए, बाबा बागेश्वर कभी भी पैनलिस्ट होकर के नहीं बैठते हैं। फिर भी दोनों एक देश के नागरिक हैं, इन्फ्लुएंसर हैं उस तौर पर। नहीं, अगर बाबा बागेश्वर भी न्यूज मीडिया में पैनलिस्ट होकर के बैठते तो 10 बातें काउंटर वो रोज सुनते। आपसे नहीं सुनते, आपने तो फेवर में उनके बोल दिया ना कि व्यक्तिगत राय है। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा, जिसके सामने करोड़ों लोग बैठे हैं, करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो गई। एज अ पैनलिस्ट आप सवाल कर ली हैं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। एज अ पैनलिस्ट अगर वो न्यूज में डिबेट पे बैठते दिन भर में 10 डिबेट में, तो 10 बार उनको भी काउंटर मिलता। एक व्यक्ति है जो अपनी दुनिया में है, अब उसके सामने उसके पास आकर के कैमरा वाले ने कुछ पूछा, न्यूज वाले ने कुछ पूछा, उन्होंने अपना बयान दिया। अब आपने असदुद्दीन अवैसी की बात कही है तो असदुद्दीन अवैसी एज अ पैनलिस्ट भी बैठते हैं। एक स्पेशल इंटरव्यू तो वो देते ही हैं, ठीक है, लेकिन एज अ पैनलिस्ट भी वो बैठते हैं। या आप रशीदी की बात कर लो या फिर आप किसी और की भी बात कर लो, तो वो लोग एज अ पैनलिस्ट बैठते हैं। आपने देखा होगा
कि महमूद मदनी और अरशद मदनी के बातों पर बयान मैं तभी देती हूँ जब उनकी कोई वाहियात और बेहुदा बयान आते हैं तभी, अदरवाइज वो अपनी दुनिया में क्या कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में भी अगर कोई करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो मदनी जी हों चाहे वो बाबा बागेश्वर जी हों, तो भी हमारा क्या ये काम नहीं है कि दोनों के लिए हम एक तरह से निंदा करें? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अगर भारत की संस्कृति को अगर कोई अडेप्ट नहीं कर सकता है, उसको निकाब अच्छा लगता है, हिजाब अच्छा लगता है, लेकिन उसको तिलक कलावा मंगलसूत्र और सिंदूर से घिन आ रहा है, वो अपने गाइडलाइन में लिख करके भेज रहा है, तो मैं भी कहूंगी कि भैया तू लाहौर चला जा। तो लाहौर वो क्यों जाएगा? देश का नागरिक है, यहाँ उसको सजा देंगे, यहाँ उसको जेल में डालेंगे, लाहौर क्यों भेजेंगे उसको? हमारा नागरिक है, हम सजा देंगे, हम सजा देंगे। दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन। नहीं, एक दूसरे मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां क्यों अपने नागरिक को भेजेंगे? भाई तुमको इतना ही अगर भारत की सभ्यता से, संस्कृति से, सिंदूर से, कलावा से, तिलक से अगर तुमको इतनी नफरत है तो खुली हवा में जाकर के सांस ले लो, जाओ चले जाओ, लाहौर जाकर के बस जाओ। दूसरी बात है कि देखिए आवाज तो उठानी चाहिए, हम कानूनी प्रक्रिया करते हैं। अब देखिए तुइशा का अभी मामला मिस्ट्री मर्डर हुआ है, बिल्कुल आवाज नहीं उठती ना, पुलिस काम नहीं करती, ये तो है सच्चाई है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं आवाज उठाने के लिए। आवाज उठाने का बस तरीका हमारा सही हो, हम खुद भी अपने मन से आवाज उठाते हैं। इसलिए क्या हुआ कि मैंने कोई गैदरिंग नहीं की, मैंने कोई ट्रैफिक जैम नहीं किया, मैंने कोई झंडा डंडा नहीं किया, ठीक है। अकेले गई। बाबा बागेश्वर का जो मामला चल रहा है, इस पर उनके एक और बयान पे आपका मैं सुन रही थी, 4 बच्चे पैदा करो और 2 को दे दो आरएसएस को। इस वाले पे भी आपने कुछ खास नहीं कहा, इस पर तो आपकी प्रतिक्रिया बनती है कि क्या वास्तव में 4 बच्चे पैदा करने चाहिए? आज इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री जो कि अपने पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी और तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन सरकार को देना पड़ रहा है, क्या ऐसे देश में 4 बच्चे पैदा करने वाले उनके बयान की हमें भर्त्सना नहीं करनी चाहिए? देखिए इस बयान का काउंटर तभी हो सकता है जब देश की सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लागू कर दे। अदरवाइज जिस हिसाब से बच्चे अल्लाह की देन करके ये उम्मा वाले बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। रेशियो घटा है ना, आप आजादी के समय का रेशियो देखिए तो वो डाउन हो रहा है ना जैसे जैसे। और एजुकेशन तो हमारे गवर्नमेंट की, हमारे समाज की जिम्मेदारी है ना, एजुकेशन बढ़ेगा वो उनका और भी डाउन होगा, दोनों का डाउन हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में डालने की बात कही। हाँ, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ग्लोबली कितना अच्छा काम करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं किसी से छुपा करता हुआ होगा नहीं है। उस चीज को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो खुद 4 बच्चे पैदा करके क्यों? 3 करोड़ बच्चे हमारे देश में अनाथ हैं, उन अनाथ बच्चों को हम गोद लेकर के और क्यों नहीं आरएसएस में डाल सकते? मुझे तो ये लगता है कि हमें एक बच्चा खुद पैदा करना चाहिए, एक हमें उन 3 करोड़ में से लेना चाहिए। मैं कंप्लीटली आपकी बात को अभी अग्री कर रही हूँ और इसमें कुछ एडिशन कर रही हूँ कि ऑब्वियसली, और ये सिर्फ ये जो आपने अभी कहा है, जो सजेशन दिया है, मुझे लगता है कि ये 140 करोड़ के लिए आपने सजेशन दिया होगा। बिल्कुल, आपने सिर्फ 120 करोड़ के लिए नहीं दिया होगा, है ना? 22 करोड़ को आपने साइड नहीं किया लिए, और आरएसएस के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, सबके लिए आपने बोला होगा हाँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि जो घर में कुत्ता पालती हैं ना, जो खर्च लाख रुपए कुत्ते पर करती हैं, उनको भी कम से कम इतना एहसास होना चाहिए कि हमारे देश में करोड़ों बच्चे अनाथ हैं, आप उसको गोद ले लीजिए। बिल्कुल है कि नहीं? इसको बढ़ावा देना चाहिए ना, चाहे वो बाबा बागेश्वर दे या वो आरएसएस दे या कोई दे। मैंने तय किया है कि 2027 के 11 फरवरी मेरा बर्थडे है, तो 11 फरवरी 2027 को मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूंगी। बहुत बढ़िया, मुझे जरूर बुलाना, मैं आऊंगी, मैं कैंपेन चलाऊंगी, मैं अपने चैनल पे उस चीज को बार-बार दिखाऊंगी। मैंने यहाँ तक बोला हुआ है, जिस अनाथालय में मैंने बात किया है, मैंने यहाँ तक बोला हुआ है कि वो बच्चा मात्र 3 महीने से 6 महीने के भीतर होना चाहिए, ताकि उसको ये ना एहसास हो कि ये मेरी माँ नहीं है। हकारा के तहत भी ले सकती हैं? नहीं, मैं तो ऋषिकेश में से अच्छा, ले रही किसी संस्था से ले रही हूँ, ठीक है, वो भी अपना जो जो भी लीगल तरीका हो, पूरे अप्रोप्रिएट लीगल तरीके से। लेकिन मैं इसलिए 3 महीने से 6 महीने का बच्चा ले रही हूँ कि वो होश में आए, तो उसको ये एहसास हो कि यही मेरी माँ। बिल्कुल, ज्यादा छोटे बच्चों इस बात को बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। हाँ, ज्यादा छोटे बच्चे को नॉट इन डिनायल लेना चाहिए। ज्यादा छोटा रहता है तो उसके लिए भी आसान होता है, उसके लिए भी ना एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। अच्छा, हाल ही में एनबीटी के डिजिटल को एक इंटरव्यू आप दे रही थी, उसमें आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 लाख ऐसे मदरसे हैं जहां की गैर कानूनी काम, खास करके प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है और चरस गांजे का खेल चलता है। तो क्या कोई सबूत आपको इसके खिलाफ मिला, और क्या इसको लेकर आपने कोई शिकायत पत्र किसी थाने में दर्ज, कोई एफआईआर दर्ज कराई? मैंने कहा था एनबीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
कि मोर और लेस 6 लाख मदरसे रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट और नॉन रिकॉग्नाइज्ड चल तो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मदरसों के भीतर प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है और असला बारूद का काम चल रहा है, चरस गांजे की बिक्री हो रही है। अभी मैं आपको 5 दिन पहले की बात बता रही हूँ। बनियापुकुर पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन के बगल में रांची से पुलिस आकर के, धनबाद जो रांची है आपका झारखंड वाला, वहां से पुलिस आकर के पूरा मोहम्मद कुछ था और उसकी वाइफ का नाम आयशा है, उसको अरेस्ट करके लेकर गई है और सारे साथ में सारे मुसलमान जो प्रोस्टिट्यूट काम कर रही थी उसको भी उठा के लेके गई है। यहाँ तक के उलबेरिया में, हावड़ा में, हुगली में, उसके बाद फिर ये कस्बा के तोता शाह बाबा के बगल में, कोलू टोला के सीएमओ गर्ल्स हाई स्कूल के ठीक ऑपोजिट फुट में, ये सब जो मदरसे चल रहे हैं इसमें गांजा बिक्री होती है। तो आपने कोई इस पे एफआईआर करवाई है? कंप्लेन लेटर, कंप्लेन लेटर आता ही नहीं दिया है आपने कंप्लेन लेटर? आप जितना भी तो आपने पूरे 6 लाख को उसमें क्यों घसीट लिया? ना, आप फिर से सुनिएगा। मोर और लेस 6 लाख मदरसे चल रहे हैं। एक आपका बयान मैंने बार-बार सुना और उसके लिंक भी, ये लिंक भी मेरे पास है, इसमें सभी 6 लाख को आपने लपेटा है। ये जो 6 लाख से ऊपर मदरसे हैं, इसमें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है, इसके अंदर गांजा, कोकीन, एनडीपीएस के का धंधा होता है, इसमें बम गोली असला बारूद का धंधा होता है। कुछ रिकॉग्नाइज्ड है और कुछ नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं वहां के, जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड है उसको वो खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें से रिकॉग्नाइज्ड और नॉन रिकॉग्नाइज्ड दोनों को मिला करके इसमें इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है कि उसमें अवैध काम चल रहा है और पश्चिम बंगाल की बेशतर मुसलमान गलियों में प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है। ये किसी से छुपा हुआ ये इतने बड़े लेवल पर है तो इसको बड़े लेवल पर इसको हटाने के लिए इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर? देखिए अभी तो 15 दिन की सरकार है। इसके पहले भी अगर नहीं, इसके पहले ममता बनर्जी सुनती कहाँ थी? ममता बनर्जी सिर्फ नहीं सुनेंगी तो उन्हीं का पूरा देश तो था नहीं, देश में और भी तरह के एजेंसियां हैं, वो उस पर काम कर सकती हैं। हाँ, तो मैं अब इसका रिप्लाई दे दूं आपको। हाँ, अब ईडी जाए तो ईडी ऑफिसर अरेस्ट हो जाए, सीबीआई ऑफिसर जाए तो सीबीआई ऑफिसर अरेस्ट हो जाए, गवर्नर कुछ बोले पश्चिम बंगाल का तो गवर्नर के ऊपर मोलेस्टेशन के केसेस, भाजपा का नेता कुछ बोले तो भाजपा के नेता के ऊपर केसेस, मैं कुछ बोलूं तो मल्टीपल एफआईआर, मॉब लिंचिंग। तो आप सोचो कि पश्चिम बंगाल में कानून को चलवाना बहुत बहुत परिश्रम का काम था। 11 मई को पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट हुआ है बीएनएस और बीएनएसएस। इससे पहले आईपीसी और सीआरपीसी चल रहा था। वो भी मुख्यमंत्री को ये अनाउंस करना पड़ा 11 मई को कि कृपया आप लोग अब आईपीसी और सीआरपीसी का पीछा छोड़े, क्योंकि पूरे देश में बीएनएस और बीएनएसएस चल रहा है। चलिए अब गवर्नमेंट आ गई है ना, देखते हैं साल भर में कितना चेंज देखने को मिलता है। अच्छा, हजरत निजामुद्दीन दरगाह को भी लेकर लगभग आपने इसी तरह का बयान दिया था, उसमें क्या आपने कहीं कोई शिकायत पत्र दिया किसी थाने में? और क्या उसमें महिलाओं को लेकर आज भी वो शिकायत पत्र पड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसकी कॉपी मेरे पास है। क्या कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई? और नहीं हुई तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं हुई तो उसके लिए तो पहले आम आदमी पार्टी जिम्मेदार थी, और दोबारा मैंने क्योंकि रिमाइंडर किया नहीं है इस सरकार को, तो इसलिए मैं इस सरकार को अभी जिम्मेदार नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन ये इस सरकार के भी आए टाइम हो गया और आप माइनॉरिटी लीडर भी हैं, तो महिलाओं के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको रिमाइंडर करना चाहिए। मैंने रिमाइंडर इस सरकार को नहीं दिया और अच्छा हुआ कि आपने याद दिलाया है। नोट कर लीजिए। अब मैं आज ही इसको रिमाइंडर में डालूंगी, आज ही मेल करूंगी। एक बयान में आप ये कह रही थी कि आप अगर किसी स्टेट की सीएम बन गई तो सारे मस्जिद सारे मदरसे तोड़ दूंगी, इतना ही है। और ये लिंक मेरे पास है, एग्जैक्ट इतना ही आप बोल रही थी। नहीं, ये क्या वजह थी? नहीं, उसका पूरा इंटरव्यू मेरे पास है जिसमें मैंने कहा है कि मैं सब मस्जिद और मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दूंगी। नहीं, आपने कहा कि तोड़ दूंगी और वो बार-बार चल रहा है। हाँ, और उसको मैं स्कूल में कन्वर्ट कर दूंगी। पूरा जो है वो मैं आपको दे भी अगर कर भी देंगी तो सारे मस्जिद सारे मदरसे क्यों तोड़ देंगी भाई? देखिए, एक तो अरबी का कोई काम है नहीं, तो सारे मदरसों में आपको लगता है सिर्फ अरबी पढ़ाया जाता है, सारे मस्जिद क्यों तोड़ देंगी? वो कहाँ फिर वेरी फ्रैंक तोड़ दूंगी। कैसे फिर वो अपनी इबादत कैसे करेंगे? नहीं, इबादत तो रोड पे हो रही है। सारे लोग रोड पे करते हैं इबादत। 15-20 दिन से भाई शासन प्रशासन परेशान है, समझाते कि मस्जिद में पढ़ो, मस्जिद में नहीं है जगह कुछ लोग में पढ़ो। कुछ लोग देखिए, यूपी जैसे और भी कई स्टेट हैं जहां की बंद है ना। नहीं,
बहुत सारे स्टेट में चलिए उसको बंद किया गया है और नहीं भी किया गया, तो आपको लगता है कि सारे मुस्लिम सिर्फ रोड पे ही पढ़ते हैं? हाँ, रोड पे ही पढ़ने मस्जिद में मांगते कोई हैं, नमाज ना, नहीं ना। पढ़ता। एकदम रोड पे और जो पढ़ मस्जिद करके की हम तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं अरे कि पढ़ते साल हैं, वो भर तो गलत है। मस्जिदें खाली रहती हैं, साल भर मस्जिदें खाली रहती हैं। और जो लोग मस्जिद में ईद- पढ़ते हैं वो क्या है फिर? वो 2-5 लोग पढ़ते हैं नमाज, नहीं नहीं, 2-5-50 लोग पढ़ते हैं। सैकड़ों नहीं, की नहीं, तादाद नहीं। में तस्वीरें आती नहीं हैं नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं। मस्जिद में अगर आप पढ़ते मुझे हैं। पूरा डिटेल में बोलने दीजिएगा तो मैं हाँ, आपको बोलो ना। एक्सप्लेन कर सकती आप हूँ। बोलिए ना। साल भर मुसलमान मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज नहीं पढ़ता है, हुड़दंग मचाने में सबसे आगे रहता है। अगर कहते हो कि तुम शांतिपूर्ण समुदाय हो, तुम तो सबसे पाक और मुकद्दस कम्युनिटी वाले हो, और सिर्फ ईद बकरीद और शबे कदर की रात को, जिस हिसाब से शबे कदर की जो रात होती है जिसमें हलवा पकता है, शबे बारात, उस रात को जो हुड़दंग मचाते हैं ये लोग, क्या ये इबादत है? दूसरा कहते हैं 3 मिनट में 3 मिनट की तो बात है, रोड पे 3 मिनट में नमाज हो जाती है। अरे 3 मिनट में कौन सी नमाज होती है? कौन सी नमाज 3 मिनट में होती है भाई? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी नियति करने में आपको 1.5 मिनट 1 मिनट 45 मिनट लगता है जब आप नियत बांधते हैं, क्योंकि उसकी जो आयत है, उसकी जो सूरा है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर आप अगर बकरीद की या ईद की नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रिकात वाजिब हो गई, फिर 2 रिकात फजर की नमाज हो गई, फिर शुक्राने की नमाज 2 रिकात नफिल हो गई, फिर उम्र दराजी की नमाज जो होती है वो हमें ईद और बकरीद में पढ़नी पड़ती है, तो उम्र दराजी की नमाज हो गई, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। कम से कम 6 तो हुआ, चलो कोई नहीं अगर पढ़ रहा है उम्र दराजी की, तो ये 6 तो पढ़ रहा है, तो 6 रिकात नमाज में आपको 4 खुल पढ़ना है, अत्तयात पढ़ना है, आपको सलाम फेरना कितना है। टाइम कैसे? लगता है इसमें? उसके बाद फिर आधे घंटे का खुतबा होता है, चाहे वो जुमा का हो, तो ईद जितने का और लोग जाते बकरीद हैं का। हर बार इतने ज्यादा देर का पढ़ते हैं? ऑब्वियसली खुतबा नहीं सुनेंगे क्या? मतलब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा? देखिए पूरा मुकम्मल ईद और बकरीद की नमाज को कंप्लीट होने में पूरा का पूरा मुकम्मल जो है 15 से 18 मिनट का काम होता है, और उसके बाद फिर आधे घंटे का खुतबा होता है, तो इन टोटल पौना घंटा। तो क्या हर बार जो लोग जाते हैं पढ़ने वो पौने घंटा पढ़ते हैं, और अगर रोड पे भी पढ़ते हैं तो पौना घंटा पढ़ते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईद में गए तो वाजिब पढ़ करके वो चले आते हैं, खुतबा नहीं सुनते हैं, तो लेकिन फिर वो कुफ्र है, आपको खुतबा सुनना ही है। आपने अगर वाजिब नमाज पढ़ी है, ईद की पढ़ी है या बकरीद की पढ़ी है या जुमा की पढ़ी है, तो उसमें आपको जुमा की नमाज में आपको जोहर का फर्ज आपको ऐड करना ही पड़ेगा, आपको बकरीद की नमाज में आपको फजर की नमाज ऐड करनी ही पड़ेगी, हर हाल में कम से कम फर्ज तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए, चलिए ठीक है कि वो लोग पढ़ रहे हैं, पौना घंटा भी पढ़ रहे हैं, अरे सड़क 20 पे जो घंटा पढ़ पढ़ो। रहे हैं उनकी तो मुखालफत होनी चाहिए, देश भर में चलिए बैन मैं कर तो दिया। कह रही हूँ 20 घंटा पढ़ो। मैंने पूरी आपकी बात सुन ली और मैं समझ भी गई, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है कि कितने बार वो नमाज, इसीलिए मैं सुन रही थी अच्छे से। चलो मान लिया कि पौने घंटे का है, और जो लोग रोड पे पढ़ रहे हैं, सरकार को अच्छे से हर स्टेट के लिए नियम लाना चाहिए। आई एम इंटरप्टिंग यू। जहां से इस्लाम आया, हाँ, अरब से, वहां पर रोड पर नमाज पढ़ने से कोड़े पड़ते हैं। मैंने मान लिया वो, मैं पूरी बात आपकी समझ गई। तो अपने देश में हम कानून लाएं हर स्टेट के लिए, और बिल्कुल रोड पर बैन कर दें, बिल्कुल रोड पे बैन कर दें, और जो भी पढ़े उस पर कार्रवाई करें। पहले से आया तो इसका मतलब वो लोग फिर पढ़ने के लिए अपने उसी मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं या घर में पढ़ सकते हैं? उन मस्जिदों को अगर आप तोड़ देंगी तो कहाँ पढ़ेंगे? एक जगह है ही नहीं, कहाँ पढ़ेंगे? सवाल है, मस्जिद है, करबला है, ईदगाह है, खानकाह है, मज़ारे हैं, मदारिस है, कब्रिस्तान है, ये 7 जगहों पर नमाज जायज है, और सबसे पाक मुकद्दस जगह आपका घर है। 8 जगह है आपके पास नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन वो एक धार्मिक प्लेस है, उसको आप तोड़वाने की बात कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह से कोई नेता आए, अगर कोई दूसरा एक नेता आए और वो आकर के बोलने लगे कि मैं अगर सीएम बन गया या बन गई तो सारे मंदिरों को तोड़वा दूंगा, तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? नहीं, फिर उसको भी 10 तरह की चीजें बोल सकता है। क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, जैसे मैं वो अगर क्लैरिफिकेशन दे दे, क्या तो तोड़ने दिया जाएगा? क्या कोई ऐसा मखसूस दिन होता है एवरी वीक के 120 करोड़ हिंदू रोड पर आकर के शिव जी की पूजा करता है? रोड पे तो बंद कर दिया गया ना, राम जी की पूजा शिव जी के नाम पर हुड़दंग फैलाते हैं ना जो लोग जाते हैं कांवड़ लेके, वेरी ऑब्नॉक्शियस एंड वेरी डेफामेटरी लैंग्वेज के शिव जी के नाम पर हुड़दंग बहुत सारे लोग हुड़दंग करते हैं, जो हुड़दंग मचाते हैं वो अरेस्ट भी होते हैं, और जो नहीं अरेस्ट होते हैं, फूलों की बारिश होती है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सारे हमने तस्वीरें देखी, अश्लीलता फैलाते हैं लड़कियों को नचा के। जो शासन और प्रशासन के दायरे में चलेगा उसके ऊपर फूलों की बारिश होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, ठीक है।
अगर मुसलमान भी शासन तो और प्रशासन सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए ना। मुसलमान मंदिर भी मस्जिद अगर किसी का हम शासन- तोड़े नहीं। नहीं मैं तो तोड़ने को तैयार हूँ अभी भी। मुसलमान धार्मिक यही जगह हरकत- है, अगर फिर हम में और मुसलमान- पाकिस्तान में क्या फर्क नहीं, रहा? अगर मुसलमान यही हरकत करते रहेगा कि उसको रोड ही पवित्र दिखाई रोड देता पे ना रहेगा, करे, नियम बन गया, फिर मस्जिद क्यों तोड़ेंगे? फिर नहीं तोड़ूंगी। नियम तो बन ही गया, हाँ, नहीं नहीं, करेंगे ना। मानना तो प्रॉब्लम है। मस्जिद मदरसा क्यों अरे तोड़ेंगे? बाबा नियम तो तब भी बना था जब संविधान आया, नियम तब भी बना जब आईपीसी सीआरपीसी आया। देखिए मेरा ये कहना है नियम- कि अगर हम भी वही सब काम करेंगे तो हम में और नहीं, ये पाकिस्तान समझने में वाले क्या में से फर्क नहीं है। रहेगा? हम में और बाबर में क्या फर्क रहेगा? हमें फर्क करके चलना है ना। आई डोंट फील सॉरी अबाउट दैट, लेकिन इनको समझाना लोहे का चना चिबाने से के बराबर है भाई। अच्छा ठीक है, मदरसा जो है हमारे देश में सरकारी आप स्कूलों की, आप सोचिए, पीते रहो। नहीं आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल के पोर्ट एरिया में एक महिला ने ये कहा, मोदी हमको गोरू गोश्त नहीं जमा करने देगा, तेरा गोश्त नोच के खाएंगे, शुभेंदु अधिकारी का गोश्त नोच के खाएंगे। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम फीमेल। तो ठीक है, तो वो तो एक प्रॉपर है, किसी महिला की आप बात करें उसकी निंदा हो गई, उसकी हम क्यों यहाँ चर्चा करें? प्रॉपर फीमेल, नो बेबी, आई एम नॉट टॉकिंग। तो हम उसकी क्यों बात करें? वो कोई बकवास महिला है। आप सोचिए, अरे इन्हीं के लिए तो कहा जाता है कि ये अल्लाह के नूर वाली महिला है। जो कह रहा है वो गलत कर रहा है ना, उससे हमें क्या मतलब है? उन्हीं को तो समझा रही हूँ मैं। उनको नहीं समझा रही हैं आप, सबको नहीं, धमका रही हैं कि नहीं, सारे नहीं, मस्जिद नहीं, सारे ओ मदरसे तोड़ बाबा, देंगे। मुसलमान अच्छा डर एक बात जाए। बताइए, मस्जिद की बात हमने चर्चा कर ली, मदरसा, आप जानती हैं हमारे देश में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, चाहे वो दिल्ली में दावे कर लिए जाएं, उत्तर प्रदेश में दावे कर लिए जाएं या देश के किसी कोने में दावे कर लिया जाए। एक दो स्टेट शायद हो सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन हो। हमारे देश में इतनी बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं जा सकते प्राइवेट स्कूलों में, एनसीईआरटी के स्कूलों में। उन बच्चों के लिए अगर वो कम से कम कुछ तो शिक्षा पा जा रहे हैं, उन मदरसों को भी अगर आप तोड़ देंगी, बंद करवा देंगी, गरीबों के वो बच्चे कहाँ जाएंगे? Who told you कि मदरसे में एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है? बहुत सारे मदरसे हैं। मेरी एक दोस्त की मम्मी है, बनारस में पढ़ाती हैं, और उनसे अक्सर मेरी बात होती है और मैं हमेशा पूछती हूँ। मैं आपको कंप्यूटर तक पढ़ाया जाता है वहाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी दोस्त के उस बनारस वाले मदरसे में मुझे लेकर के चलिएगा। मैं सिर्फ 5 सवाल संविधान से करूंगी बच्चों से, और 5 सवाल कुरान से करूंगी। और सरकारी स्कूल में जाके वहां सवाल करेंगी, वहां बच्चों की हालत देखी है? सरकारी स्कूल वहां अभी आप देखी है कि क्या है? स्टूडेंट ऑफ सरकारी स्टूडेंट हैं, आपने बाद में और अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। आप इतने इंटेलिजेंट और इतने अच्छी मैं आपको वक्ता तो नहीं बन पाती। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी अर्ली जो स्कूलिंग हुई है वो प्रॉपर सरकारी स्कूल से हुई है। इवन जो मेरी हायर सेकेंडरी से ग्रेजुएशन तक हुआ है वो भी इवनिंग कॉलेज में सरकार जो चलाता था। मैं भी सरकारी स्कूल से ही पास आउट हूँ 10th तक। अब उस समय, अब फिर आपको मानना पड़ेगा कि उस समय जो सरकारें थी उनकी ठीक चल रही थी स्कूल है। अब पिछले 15-20 साल 30 साल से स्कूलों की हालत खराब है। पढ़ रहा है। आपका बेटा सरकारी स्कूल में है? आपने कहा वो लंदन में है। लेकिन अर्लियर पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में ही हुई ना। अब तो वो क्लास 12 में जा चुका है, और अभी कितना साल हुआ उसको लंदन गए हुए? बहुत कम साल हुआ है। अर्लियर पढ़ाई तो उसकी सरकारी स्कूल में ही हुई। आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं स्पेंड कर सकूं। मैं आप ऐसी बात करेंगे तो नहीं गरीब लोग क्या करेंगे? महादेव की सौगंध, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए मैं सरकारी स्कूलों में दे सकूं। तो लंदन में पढ़ाने का पैसा है? वो मेरे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उनका फोर्स था, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बात तो आके वही हो गई ना, आप एक तरफ बोल रही हैं पैसा नहीं है, एक तरफ कि वो पढ़ा रहे हैं। नहीं, माँ बाप का पैसा मेरा नहीं है। नहीं तो पढ़ाएंगे तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। पॉइंट है कि मेरी माँ को 3 बेटियां हुई, उनको बेटा नहीं हुआ, तो अब मेरे गोद से जब से निकला है तब से वो मेरी माँ का बेटा हो चुका है। खैर वो मैं समझ गई, उस पे बाद में चलिए उस पे कुछ बात कर लेंगे। बुर्का वगैरह का आप बहुत ज्यादा, और ट्रिपल तलाक, इन सब का आप बहुत ज्यादा विरोध करती रही हैं, और समय समय पर आपके कई विचार उस पर हम देखते रहे हैं। क्या इसी तरीके से परिधान का विरोध आप उन महिलाओं के लिए भी करेंगी जो ज्यादातर टियर 2, टियर 3 या उससे भी निचले तबके के गांवों और कस्बों में हिंदू महिलाएं हैं और जो घूंघट में हैं, लाखों महिलाएं? क्या उनके लिए भी आप सेम अपने विचार रखती हैं? बिल्कुल। तो उनके लिए फिर आपने कभी कुछ आंदोलन क्यों नहीं किया है? क्या किया है? मैं अभी रिसेंटली बिहार जब विधानसभा इलेक्शन के लिए गई हुई थी, हालांकि वो रील भी मेरी बहुत वायरल हुई थी। वो मैंने देखा नहीं, थोड़ा बताइए ना। तो मैं सिमरी बख्तियारपुर गई हुई थी। अच्छा। और वहाँ पर जब मैं रोड शो कर रही थी और मैं लोगों से मिल रही थी, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 100 से ऊपर महिलाएं, एकदम ग्रामीण एरिया था, तो वो आई, तो वो कुछ उनमें से घूंघट में थी। तो मैंने कहा कि ये कौन सा घूंघट है आपका,
किसने कहा आपको घूंघट करने? तो नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा जिन देवियों की पूजा हम करते हैं वो देवियां तो घूंघट में नहीं है। तो फिर आप क्यों घूंघट में हैं? हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा, जितनी भी देवियां हैं, बिल्कुल सही कहा। और वो चौड़े में बैठती हैं, पालती मार करके बैठती हैं, बिल्कुल कोई शेर पे बैठ रही हैं, कोई त्रिशूल हाथ में ली हुई हैं। मैंने कहा आप क्यों घूंघट में हैं? क्या आपके अध्यात्म में लिखा हुआ है? क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है? क्या आपके श्लोक में लिखा हुआ है घूंघट करना? तो नहीं। मैंने तो फिर क्यों कर रही हैं? किसने कहा? अगर पीढ़ी में किसी ने मुगलों से अपनी बीवियों को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बोल दिया घूंघट करने के लिए, उससे भी पहले से घूंघट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी आपको करके चलना है। इवन अभी आरएसएस के 100 वर्ष का सम्मेलन हुआ था, तो मैंने यहाँ पर रोहिणी में बहुत बड़ी सभा में मैंने चीख चीख कर कहा है कि घूंघट करने वाली महिलाएं कान खोल कर सुन लो कि ये उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाला फितरत हिंदू महिलाओं पर हम नहीं देखना चाहते हैं। हम जिन देवियों की पूजा करते हैं वो छाती चौड़ी करके बैठती हैं, पालती मार कर बैठती हैं, शेर पर बैठती हैं। आपको घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका चेहरा आपकी आइडेंटिफिकेशन है और वही आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। शरीर ढकना, नॉन रिवीलिंग कपड़े ना पहनना, ये अपनी अपनी सभ्यता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कोई वेस्टर्न आउटफिट्स पहनता है या रिवीलिंग कपड़ा पहनता है, ये उसका मैटर है, इसमें मैं पढ़ती नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द जजमेंटल पर्सन एंड आई रियली डोंट वांट टू बी। ठीक है। अच्छा, आपके एक और इंटरव्यू पर आते हैं। आपने एक इंटरव्यू में काफी पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में मुझे बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी और अमिताभ चक्रवर्ती ने ये किया, लेकिन अभी आप उसी शुभेंदु अधिकारी जी के जम के तारीफ कर रही हैं। तो ये आपका अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? मुझे लगता है कि ये मैंने बंगाली न्यूज चैनल में कहा था, जिसमें मैंने ये कहा है बंगाली में कि अमिताभ चक्रवर्ती जिस हिसाब से मुझे इंसल्ट करने की कोशिश में, नहीं लेट मी कंप्लीट, वो सुना था नाम उनका। नहीं, वो बंगाली में है, वो मैं उसको बोल दे रही हूँ। हाँ, नहीं, मैंने वो हिंदी वाला भी सुना है। ना, एक हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में मैंने कभी ये बात ही नहीं, हिंदी में मैंने कभी ये बात ही नहीं। पश्चिम बंगाल में मुझे बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी और अमिताभ चक्रवर्ती ने किया, तो मैं साइड हुई ना। टीएमसी से जब आया शुभेंदु अधिकारी तो अपना जो दल लेकर के आया, अपने जो लोगों को लेकर के आया, उसी को चारों तरफ फैलाने और उसी को पद और पोजीशन देने के चक्कर में जो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, उनको घर में बैठाने का पूरा स्ट्रैटेजी सेट किया गया। अच्छा, जो भी लिंक है वो मैं आपको भेजूंगी। हाँ, मैंने क्रिस्टल क्लियर कहा था, और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू मेरा आप 2023 का बता रही हैं। पुराना है ये इंटरव्यू, 2023 का होगा। हाँ, 2023 के जनवरी फरवरी का होगा। तो क्या पॉलिटिक्स के लिए अस्मिता से समझौता करना चाहिए? नहीं, मैं लेट मी कंप्लीट दिस। मैंने कहा था अमिताभ चक्रवर्ती जिस हिसाब से बदतमीजी कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा हुआ कि शुभेंदु अधिकारी दादा अब लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी वजह से कहीं ना कहीं अस्मिता बच रही है। ये आपने उसमें ये मैंने बंगाली में बोला है। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये खाओ पकाओ मोदी खाना है। ये आपने किस संदर्भ में कहा था और फिर उस ऑफिस को लेके आपके पावन विचार कैसे बदले? ये तो जब मैं टीएमसी कर रही थी तब का इंटरव्यू है। तो उससे क्या हुआ? विचार तो विचार है, वही विचारधारा तो मेरी नहीं मैच हो रही थी ममता से, जो मुझे निकलना पड़ा। लेकिन इस समय तो बीजेपी से नहीं आपकी हो रही थी। आप जो मोदी जी के लिए आप बोल रही थी वो क्या था कि ये अपने मन की बात करते हैं और बोल गए कि बेटी बचाओ बेटी को पटाओ, और एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी बेटी पटाओ ही हो रहा है। टीएमसी वाला जब मैं टीएमसी में थी, तो टीएमसी में रह के आप मोदी जी को यही तो बुलवाया जाता है देश के एक सबसे संवैधानिक बड़े पद पर पीएम है, उनके लिए कैसे बोलेंगे? मैंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री का पुतला तक जलाया है वाई चैनल पे, जो आपने नहीं देखा। मैं बता रही हूँ आपको, ये पॉलिटिक्स के लिए आप लोग अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं। मैं बता रही हूँ, आइडियोलॉजी का ये तो जनाजा हो गया। यही आप बोलने नहीं दे रही हैं। बोलिए ना, आप ऐसा मत बोलो। यही करवाया जाता है टीएमसी में। अगर आप टीएमसी में ये नहीं करेंगे तो फिर टीएमसी आपका जीना दो भर कर देगी। ऐसी पार्टी में मैं एक दिन 1 घंटे भी क्यों रहूंगी? हाँ, तो मैं सिर्फ रही ना। नहीं तो रह के आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रही थी? पीएम के खिलाफ मैं सिर्फ 3 महीना रही ना, निकल के भाग के 3 घंटे भी क्यों रहेंगे हम? पीएम के खिलाफ आपने बोला है। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो रहा है। आप जब एक पार्टी में जाते हैं, वहां की चीजों को समझने में, वहां की चीजों को, और मेरा वैसा नेचर नहीं है आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में। वो तो बहुत ही माय नेचर गलत है। वो तो
आप सोचिए 4 जनवरी 2018 को मैंने भाजपा ज्वाइन किया है और आज 2026 चल रहा है, और मैं आपको अभी इस मंच पर, आपके प्लेटफॉर्म पर मैं बोल के जा रही हूँ कि मरते वक्त भी भाजपा का झंडा ही रहेगा मेरे शरीर पर। आई होप नहीं, क्योंकि दल बदलू नेताओं का अभी देख ही रही हैं कितना ज्यादा दौर चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सब देख ही रही हैं आप कैसा चल रहा है। भाजपा का झंडा ही रहेगा मेरे शरीर पर। आपकी आइडियोलॉजी और पार्टी का जो स्टैंड है अब ना बदले। इतना घटिया, देखिए मैं जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इवन कुछ तस्वीरें मैं भेज दूंगी आपको जो शायद आपको नहीं मिल पाई होगी, जब वो मुझे किसी सभा में भेजती थी तो बोलती थी सर पे दुपट्टा रखो। इवन ममता बनर्जी ने मुझे कहा था निकाब पहनना स्टार्ट करो, बुर्का। मैंने कहा भाई ये क्या अत्याचार हो रहा है। अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई बोलता है 4-5 बच्चे पैदा करो, कोई बोलता है बुर्के में रहो, घूंघट कर लो। मैं स्टार्टिंग से रुद्राक्ष पहनती आई हूँ, वो आपकी मर्जी है, बिंदी लगाते आई हूँ, आपकी मर्जी है। इवन ममता बनर्जी और ये फरहाद हकीम ने मटिया बुरुज के कई सभाओं में फरहाद हकीम ने मुझे मंच पर कहा है बिंदी हटाओ, ये मुसलमानों को के भीड़ में आप ऐसे कैसे आ जाती हैं, आप खुद मुसलमान हैं। तो जो 3 महीना मेरे ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने जो टॉर्चर किया, मैं तो हाथ जोड़ करके निकली कि भाई ये पार्टी मुझसे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप किसी के फ्रीडम को या किसी की विचारधारा को आप ऐसे हनन तो नहीं कर सकते हैं। वो सब ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन थोड़ी सी शिकायत नहीं, आप जब आपके मतलब का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप कह रही है कि वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, मैं समझ गई। बिल्कुल रिप्लाई मिल रहा है, मेरे मतलब का यही रिप्लाई है, यही मुझे वहां पहुंचाना है। अच्छा ठीक है, मेरे मतलब के रिप्लाई पे मत जाओ। आपकी भाषा को लेकर कई बार सवाल किए जाते हैं, जिसमें कि आपने पिछली बार मेरे भी पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी। आपने कहा कि ये जो मुस्लिम हैं जन्नत में मुल्ला सीढ़ी लगाकर उनके साथ थ्रीसम करेंगे, फोरसम करेंगे। बहुत सारी महिलाओं के लिए आपने बोला कि वो थ्रीसम करती हैं, फोरसम करती हैं, उनको पसंद है। इस तरह की बहुत ऐसी आपके बयान ऐसे आते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो सुन के कान से खून निकल जाएगा। आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों करती हैं? अरे दोनों भाई बहन मिल करके पूरा खत्म करना है ना। आज से जहाँ जहाँ कठमुल्लों को देखना, वहाँ वहाँ कैंची दिखाना, कहना थोड़ा हुआ है, पूरा कर देंगे। थोड़ी शांति से भी उनका विरोध किया जा सकता है। देखिए मुझे लगता है कि जिस हिसाब की गालियां मुझे आती हैं उसको सुनने से कान से खून निकल लोग हैं, उनको अच्छा, भूल जाइए। वो गंदे लोग हैं। अच्छा, हम आपको उस कैटेगरी में थोड़ा रखेंगे। अच्छा, आप वो एक इंटेलिजेंट गंदे महिला लोग हैं। आप वकील हैं, आप एक इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी महिला। दूसरी बात है कि अगर वाकई में हलाला घिनौनी चीज प्रत्येक मुसलमान बेटी और महिलाओं की नजर में है तो उनको विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 2019 में 2017 में जजमेंट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का आने के बाद 2019 में मैंने पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में डाला। आप यकीन मानिए कि मुसलमान बहनों ने मुझे गालियां परोसी हैं। वो तो जिसका और इतनी गंदी गालियां, है, आप कुछ नहीं कर सकते। कंप्लीट प्लीज। इतनी गंदी गालियां, इतनी अभद्र गालियां, मैं आपको कम से कम 10,000 रिकॉर्डिंग में आपको भेज सकती हूँ, 10,000 से भी ऊपर भेज सकती हूँ। आप सोचिए, ठीक है मुझे गाली दो, मेरी माँ को गाली दे करके क्या होगा, मेरे बेटे को गाली दे करके क्या होगा। दूसरी बात कि फोरसम इज नॉट अ डेफेमेटरी वर्ड। थ्रीसम फोरसम वो करती हैं, हाँ, उनको मजा आता है। और उनको मजा Still आता I am struck with my earlier statement and by hook and crook. Still I am struck with my earlier statement and by hook or crook. कि जो महिलाएं हलाला का विरोध नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि उनको थ्रीसम फोरसम उनको पसंद है। हाँ, नहीं, हलाला नहीं, ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी। जो महिलाएं पॉलीगेमी का विरोध नहीं कर रही हैं और जब हम उसको बैन करने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एक PIL सबमिट करना और उसका जजमेंट लेकर के आना मुंह की बात नहीं होती है। मैं बिल्कुल समझ गई, उसमें सालों साल मेहनत लगती है। उसका तो तरीका इसका मतलब है हमें तरीका अपनाना होगा उसका ना। मतलब है कि उनको थ्रीसम फोरसम पसंद है। अभी एक रील बहुत वायरल हुई है जिसमें पिंक कलर का दुपट्टा ओढ़ करके एक मुस्लिम महिला कह रही है कि ये तो इस्लामिक चीज है, हलाला, इसको बैन नहीं किया जा सकता तो है। आप ये बात समझिए ना कि उसको एडुकेशन वैसा दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, उसकी कंडीशनिंग वैसी हुई है, तो उसको सही तरीके से एडुकेट करना होगा ना। मैं इतना थ्रीसम फोरसम बोलेंगे तो और भड़क जाएगी, हमारी बात सुनेगी, भड़क जाए, मुझे कोई फर्क नहीं, समझाना पड़ेगा ना। भड़क जाए, आपने घूंघट के लिए समझाया, भड़क जाए, उसके लिए भी समझाया नहीं, समझाने से वो नहीं मानते हैं। और मैंने क्या गलत बोला है?
मैंने क्या गलत बोला है? मैं समझाई तो रही हूँ कि जो महिलाएं सच में रिस्पेक्टफुल है, जो महिलाएं अपने आप से मोहब्बत करती हैं, जो महिलाएं अपने आप का बहुत मान सम्मान करती हैं, वो पॉलीगेमी और हलाला का विरोध बिल्कुल करेंगी। और अगर नहीं कर रही हैं, मुझे गालियां दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनको थ्रीसम फोरसम उनको पसंद है। That's all. ठीक है, इसको हम अच्छे मर्यादित शब्द भी बोल करके उनको समझा सकते हैं। एकदम मर्यादित शब्द में बोला है मैंने, छोटे-छोटे एक्ट्स के द्वारा उनको समझा सकते हैं उनके बीच जाके। एकदम मर्यादित शब्द में बोला है मैंने। अब एनजीओ की आपने बात की, कुछ नुक्कड़ नाटक उनके जरिए हम उन अनपढ़ या फिर कम समझदार महिलाओं को समझा सकते हैं मर्यादित रहते हुए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मदरसे में कुरान के साथ साथ एक तो कुरान पढ़ना ही क्यों है, आपको घर में पढ़ लो। मैंने अपनी अम्मा से कुरान पढ़ा, मेरे घर के सारे लोगों ने अपने अपने घर के बड़ों से कुरान पढ़ा, हमें मदरसे की तो जरूरत नहीं पड़ी। अच्छे स्कूल सरकार बना देना, मदरसे बंद करे। अगर अच्छे मदरसे स्कूल में बन तो जाए तो एकेडमिक बंद करे। क्वालिफिकेशन है ही नहीं। अच्छे स्कूल बन जाए ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कहाँ है? आप चुनिंदा 4 मदरसों को लेकर के या अपनी दोस्त का एक नहीं बोल बनारस का सकते, मदरसा नहीं बोल लेकर सकते, के मैं मानती हूँ इस चीज आप को। पूरे देश के मदरसों को आप अच्छा अभी नहीं जो बोल थोड़ा बहुत सकती हैं। पढ़ रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। क्या पढ़ स्कूल रहे हैं? सरकारी बनाए क्या जाए ना। पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। आप स्कूलों की बताइए मैंने हालत क्या ठीक बोला? करें हम लोग, ना आप सरकारी बताइए ना स्कूलों मैंने की। क्या बोला? जब मैं वो नहीं कुल जानती तो वल्लाहु मैं अहद अल्लाहु कैसे समद लम जानूंगी? यलिद वलम आपने यूलद। पढ़ा है ना। मैंने मैंने वो क्या चीज बोला? नहीं पढ़ी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु आप मा अरबी तअबुदून। बोल मैंने रही क्या हैं। बोला? मैं समझ गई नहीं, कि आप अरबी बोल तो रही हैं या आप जो भी। बताइए कि पूरे भारत में सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारी जाए। अरे बाबा, इसके स्कूल की स्थिति नहीं सुधारेंगे हम। पूरे कहाँ भारत जाएंगे में जो मदरसे चल रहे हैं, अगर उसमें से मान लीजिए 100 मदरसे में एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ करोड़ों मदरसे हैं जिसमें कुल या अय्युहल काफिरून बताया जा रहा है, और वो कुल या अय्युहल काफिरून का अर्थ निकलता है कि ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। समझ गई। स्कूलों की हालत हम बेटर क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है पिछले मदरसे पिछले 2 साल में पिछले 2 साल में 80,000 स्कूल सरकार ने बंद कर वहां दिए। पर स्कूल बनेगा और स्कूलों की हालत अच्छी हो रही है। पहले से बहुत अच्छी हो रही है। पिछले 2 साल में बंद कर पहले दिए से गए। बहुत अच्छी हो रही है। आंकड़ा मैं एक बार और चेक करके लगा दूंगी। पिछले 1 या 2 साल में 80,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, सरकारी स्कूलों को। वो बच्चे अब जा नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, लड़कियां नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जो दूसरे स्कूल हैं ज्यादा दूर हैं। तो ये सरकार तो और स्कूलों को बंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के 27,764 प्राथमिक स्कूलों पर ताला लगने जा रहा है। 5,000 स्कूलों पर ताला लग चुका है। जो बच्चे कुछ दूरी चलकर अपने स्कूल पहुंच जाते थे, अब मुमकिन है उन्हें कुछ ज्यादा दूरी तय करनी पड़े। सोशल मीडिया पर लोग स्कूल चले हम के ऐड शेयर कर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मैं नहीं जाती हूँ। सरकारी मुझे 50 लोगों ने, मैं 5 लाख भी नहीं बोल रही हूँ, 5 करोड़ तो छोड़ ही दीजिए, मुझे 50 लोगों ने आकर के नहीं बोला कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बड़ी गंदी हो रही है। यहाँ तक के खराब भी होती है और बंद कर दिए गए, वो भी बंद कर दिए गए। मेरे यहाँ जो है 87 बच्चे हैं और मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय अनूपखेड़ा मर्ज हुआ है। वहाँ की टीचरें 2 तो आ गई हैं, लेकिन बच्चा एक भी नहीं आया। और हमारे यहाँ की टीचर वहीं की टीचर बता रही थी कि हमने संपर्क किया अभिभावकों से, तो उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर में बच्चों को पैदल भेज नहीं सकते। भोपाल के, नागपुर के और आपके पश्चिम बंगाल के कई सरकारी स्कूलों में मैंने विजिट करके वहां पर अपनी स्पीचेस रखी है। मैंने बच्चों से बैठ करके पूछा है कि यहाँ पर कैसी शिक्षा हो रही है, क्या चल रहा है। उन्होंने सब कुछ अच्छे से बताया। 300-400 बच्चों लैब दिखाया, 1 या 2 टीचर होते हैं, लैब दिखाया, सब कुछ दिखाया। With many primary schools operating with just one teacher handling all subjects. बच्चों को पढ़ाने का आपको सरकार 60,000 रुपए दे रही है, अब आप दारू पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? और जो स्कूल अभी भी बहुत इनहैंस नहीं हुआ है या उसमें वहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में वहां पर भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा डिटेल है तो काइंडली आप मुझे दीजिए, मैं उसको एजुकेशन मंत्री तक पहुंचाऊंगी, राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर तक और केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर तक। बल्कि मैं ये मुहिम छेड़ दूंगी। बिल्कुल करो आप ये काम। मैं आपको महादेव की सौगंध खाकर बोलती हूँ कि मैं मुहिम छेड़ दूंगी। आपको छेड़ना पड़ेगा। आपको सरकारी स्कूलों को बेटर करना ही पड़ेगा, लेकिन मदरसा तो खत्म होगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, आपके अगले बयान पे आते हैं। राहुल गांधी को आपने पीस ऑफ शिट कहा, ये अभद्र भाषा नहीं है? अपोजिशन लीडर जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके लिए ऐसी भाषा? कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, उन्होंने मुझे
झूठ कहा था, मुझे लगता है उन्होंने गलत किया। अब आप बोलिए आपने गलत किया। वो जो कर रहे हैं मुसलमान जो बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता उसने गलत वेरी पार्शियलिटी, वेरी पार्शियलिटी बोल रही हूँ, गंदी भाषा ये बहुत गलत बात है। आप वो जो बोल रहे हैं वो कह रही हैं आपके, नहीं वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है, उनका गलत है। मैंने कुछ बोल दिया तो आप उसको पकड़ रही हैं। बोल रही हूँ ना, कहाँ बोल रही हूँ कि नहीं बहुत अच्छा किया। जो भी किसी महिला किसी पुरुष के लिए भी बोले, महिलाएं क्यों, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अभद्र बोले वो गलत है। अब आप सोचिए ना, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है, वो बैठ करके ए सुनो सुनो, तो वो अच्छा कहा जाएगा उसको? मैं अच्छा कहूंगी, कौन अच्छा व्यक्ति उसको अच्छा मैंने ऐसे खामोशी से बैठकर कहा पीस ऑफ शिट, दैट्स ऑल। वर्ड है, बोला ना एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए। को पीस ऑफ शिट ना बोला जाए तो और क्या ही बोला जाए। अब यानी फिर से इस चीज को बोल रही है दोबारा आप अपनी उसी बात पे बोल रही हैं। आई एम सो एडमेंट बट ऑन द अदर हैंड आई एम सो वल्नरेबल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, दोस्त ही बोलूंगी क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि एथीस्ट हैं, जुड़े हुए हैं, और मैं सबकी कदर करती हूँ। आपने अपने एक बयान में कहा कि जो भी एक्स हिंदू हैं, एक्स मुस्लिम को लेके आपसे सवाल पूछा जा रहा था, तो उसी में ये भी बात आई। तो आपने कहा कि जो भी एक्स हिंदू हैं वो ज्यादातर जो एथीस्ट हैं वो कम्युनिस्ट हैं। क्या सारे एथीस्ट कम्युनिस्ट हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे एथीस्ट कम्युनिस्ट नहीं है। नहीं, बहुत सारे ऐसे, मान रही है ना आप इस चीज को, बहुत सारे ऐसे एथीस्ट हैं, होंगे इन बातों को सुन के। नहीं, बहुत सारे ऐसे एथीस्ट हैं जो बहुत ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। इवन मेरे जान पहचान में 10-12 ऐसे एथीस्ट हैं जो बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत सारे साइंस के ज्ञान के विज्ञान की बातें वो बहुत अच्छी और बहुत अप्रोप्रिएट करते हैं। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उस सवाल में उन्होंने काउंटर किया होता तो डेफिनेटली मैं ये जवाब उन्होंने नहीं किया, और यही मुझे दुख हुआ कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनको करना चाहिए। अच्छा, आपके टेम्पर को लेकर भी आपके जो बयान होते हैं नीचे बहुत कमेंट्स थे। मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे पॉडकास्ट में, तो उसमें जिसमें थोड़ा सा गुस्से में बोल रही थी, एक कोई जनतंत्र करके चैनल पे आपका था, उसमें भी मैं देख रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये महिला इतने एग्रेशन में क्यों रहती है, भाई इसको कहीं थेरेपी लेने के लिए भेजो। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई एम सच अ वेरी पोलाइट पर्सन। लेकिन वो आपके बयान बहुत ही कभी-कभी एकदम इतने लाउड, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं। अभी क्या हुआ, नहीं, डिबेट में, नेशनल न्यूज़ के डिबेट में क्या होता है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स बैठते हैं वो बातों को रखने ही नहीं देते हैं, तो वॉइस थोड़ी सी लाउड करनी पड़ती है। और आप खुद नेशनल न्यूज़ पे काम कर चुकी हैं, आप खुद डिबेट करवा चुकी हैं, तो कई बार आप लोगों को भी किसी एक की बात सुनने के लिए दूसरे का जो वॉइस है वो डाउन करवाना पड़ता है पीसीआर में बोल करके। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लाउड होना पड़ता है कि यार एक तो मिलता है, आधे घंटे का शो है तो 1 मिनट मिलता है, और अगर 40 मिनट्स का शो है तो 1.5 मिनट मिल जाता है या 2 मिनट मिल जाता है। अब उसमें भी अगर अपनी बात ना रख पाए तो फिर बैठाया ही क्यों है? नहीं, जैसे कि कुछ पॉडकास्ट में भी देखा, वो लोग तो इस पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि कभी-कभी बहुत लाउड हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है, गुस्से में आ जाती हैं। लेट मी कंप्लीट। जनतंत्र का जो एंकर मेरा पॉडकास्ट कर रहा था उसका नाम सद्दाम है। और मैंने सद्दाम को कम से कम 5 बार बोला है कि सद्दाम बेटा तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने में मुझे बहुत मजा आया है। ये भी सुना मैंने, बोल रही थी आप। और वो जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ ना, तो वो अच्छा, कल भी उसने मुझे मैसेज किया कि मैम अगर दिल्ली में है तो प्लीज आइएगा। अच्छा, आपका इंटरव्यू में बहुत नॉर्मल कर रही हूँ, आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे साथ ठीक है, अग्रेशन में हूँ या मैं बहुत ये वो बोल मेरे साथ अब इसलिए ठीक है, हम दोस्त हैं ना। नहीं और मैं आपको कुछ ऊंचाई पे देखना चाहती हूँ, इसलिए सारे आरोपों को आज यहाँ एकदम खत्म कर देंगे। आई एम सच अ वेरी पोलाइट पर्सन। इवन सिर्फ नेशनल न्यूज़ डिबेट में जब बात नहीं देने दिया जाता, हाँ, जब बिल्कुल वो बोले ही जा रहा है इस्लामिक स्कॉलर ऊंची आवाज में, तो उसकी आवाज को नीचा करने के लिए अपनी आवाज को ऊंची करनी पड़ती है, अदरवाइज कभी भी नहीं। मैं बहुत ही फन लविंग, बहुत ही पोलाइट पर्सन हूँ, लेकिन कुछ लोग, खास करके एक जो एम फैक्टर वाले लोग हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, हाँ, ए मोटे होठ वाली, सुना है मैंने, ये सब चीजें भी लोग बोलते हैं, उनको इसका शक्ल हिजड़े जैसा है, नजरअंदाज करिए, वो घटिया लोग हैं। चाहो तो उस पर डिफेमेशन का केस डालो। आपने जब उस कमेंट को उठाया कि इसको थेरेपी की जरूरत है, तो इस कमेंट को भी उठाइए। उन लोगों को मैं उस गिनती में नहीं रखती, गाली वालों को आप गिनती में रखेंगे। नहीं, आपको ऐसा लगा कि उस कमेंट जेल ही डाल देना चाहिए। उस कमेंट पर कुछ बात हो सकती है, कुछ सच्चाई निकल सकती है कि नाजिया इलाही खान को वाकई में थेरेपी की जरूरत है, लेकिन ये जो सामने वाला ये कह रहा है उसमें उसको जेल की जरूरत है, उसको थेरेपी की जरूरत नहीं है, उसको जेल की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ऐसा लगता है
कि वाकई में मुझे थेरेपी की ज़रूरत है तो वही डॉक्टर सजेस्ट करते, और लाइव स्ट्रीम में मैं थेरेपी पर बैठूंगी, और अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको सच में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो माँ काली की सौगंध में जाकर के पूरी काउंसलिंग भी करवाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर कहेगा नाजिया प्लीज जाइए, आपको काउंसलिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आप अभी भी मुसलमान हैं? आपके नाम के आगे चूंकि खान लगा है। नाम माने दिया है और मेरे नाम के, लेकिन ये तो आपके पति का सरनेम है। एग्जैक्टली, रहमान है आप? मैं रहमान। हाँ। इलाही खान जो है वो मेरे हस्बैंड का है। दूसरी शादी होती तो डेफिनेटली ऐसे तैर रहे हैं 10-12 पति मेरे रोड पर और हवाओं में। तो फिर आप अब जब मुसलमान नहीं हैं कि नहीं है, पहले क्लियर करो। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस। तो मुसलमान हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं तो सारे जो नियम कानून एक मुसलमान के लिए इस्लाम और कुरान के तहत, हदीस के तहत चलता है, वो तो आप नहीं मानती। आप बुत परस्ती करती हैं, आप बिंदी लगाती हैं, आप टीका लगाती हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप करती हैं जिससे कि वो आपको खारिज करता है। तो आप मुसलमान बची कैसे? मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान सकती हूँ। महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो या इस देश में जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज कुरान, सब कहते हैं कि भारत में भाईचारगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुझे बुला करके अवार्ड देना चाहिए कि भाईचारगी का सही मिसाल मैंने पैदा किया है। लेकिन जो कुरान है, इस्लाम के नियमों के तहत तो आप मुसलमान बची नहीं ना। नहीं, मैं तो क्या खान सिर्फ इसलिए लगाती है कि बीजेपी में आप एक अरे बाबा छोड़िए, नजरों में रह सकें। संविधान मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं 5 वक्त की नमाज में आपको काफिर बोलूं। तो क्या करूं, मैं वायलेशन करूं संविधान का? आप अपना बताइए कि मुसलमान हैं कि नहीं है? हैं तो खान आप लगा रही हैं, तो वो क्यों लगा रही हैं जब उसके नियमों को आप नहीं मान रही हैं इस्लाम तो फिर मैं एक बात बोलती हूँ, जो लोग कुरान के खिलाफ जाकर के मजार परस्ती कर रहे हैं, मैं उनको मुर्तद बोलूं? बिल्कुल बोल सकती हैं, अगर वो नियम के खिलाफ है। क्यों नहीं बोल बिल्कुल सकते? नियम के खिलाफ है। तो बोलिए। ये जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं ये भी तो मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमारे में तो टीवी पर आना गुनाह है, हराम है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करना हराम है। तो वो हुए फिर अगर उसमें नियम है तो? मौलवी मुल्ला यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और कह रहे हैं, या जो लोग लोन वोन लेते हैं उनका भी सुना है। नहीं, लोन तो छोड़ ही दीजिए, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब करवा रहे हैं, वो तो हराम का पैसा कमा रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देख लिया जाए तो 22 करोड़ में मुझे लगता है कि 20 करोड़ तो अब मुसलमान बचे ही नहीं। पर 20 करोड़ लोग ये सब नहीं करते होंगे। अरे भाई, अभी तो मैंने एक डिटेल दिया है आपको, कैलकाटा पुलिस हेडक्वार्टर को, सिर्फ कैलकाटा में 1.5 लाख से ऊपर मुसलमान यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप सोचिए कि जाने अनजाने में अगर कोई आर्टिस्ट पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बना देता है तो वो अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि बुत परस्ती मना है ना। तो आप कैसे आकर के कैमरा के सामने बैठ रहे हैं? आप कैसे अफ्तार में जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं? यानी मैं बोल सकती हूँ कि वो लोग भी और आप भी, कोई मुसलमान नहीं। अब कोई मुसलमान नहीं बचा। Not only me. अच्छा, अब कुछ थोड़ी सी अगर आप इजाजत दे तो पर्सनल चर्चा कर लें पुनीत वशिष्ठ जी को लेके। ऑफ कोर्स, ऐसे तो मैं बिना इजाजत के नहीं करती। तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि अच्छा, मेरी आदत है कि मैं सवाल ना बोलूं, ये मेरे अंदर ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे दर्शकों के लिए, ये दर्शकों के लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा चैनल ही ऐसा है कि हम लोग खुल के बात करते हैं, दबाते कुछ नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं ये सवाल नहीं लूंगा। अरे क्यों, जवाब दो। बिल्कुल नहीं, इसमें तो मैं आपके धैर्य की और आपके बेबाकी की, स्ट्रांगनेस की तारीफ करती हूँ हमेशा से, पीठ पीछे भी करती हूँ। तो इन्होंने एक आरोप लगाया कि शहजाद इलाही खान, जिनकी वीडियो आप खुद को बताती हैं, वो जिंदा हैं। क्या ऐसा है? तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि उनको उठा के ले आइए। एक्चुअली कुछ पत्रकारों ने पिछले कुछ हफ्तों से मुझसे संपर्क भी किया है और वो कह रहे हैं कि वो उनके संपर्क में हैं। अच्छा। और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने मंच पे लाऊं, और भी मंचों पर ले जाने की कोशिश है। अभी मैंने उनको इसलिए हामी नहीं भरी क्योंकि मैं प्राइवेट पचड़ों में नहीं पड़ती, देश के लिए काम करना है और बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। तो किसी, अब आपसे एक पार्ट में भले मैं पूछ लूं पर्सनल चर्चा, लेकिन पूरे इस पे थोड़ी ना रखेंगे, पूरे अपने 1-1.5 घंटे का थोड़ी ना रखेंगे। कुछ लोग तो मेरी तस्वीर बेच करके अपना यूट्यूब चैनल ही चलाते हैं। हाँ, तो मैंने अभी फिलहाल तो उनको मना कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ काफी कुछ बुरा हुआ है और आप उनको मंच दो और खुल के उनसे बात करो। तो किनके साथ? आप शहजाद इलाही खान, जिसके सरनेम पर आपका सरनेम है, आपके पहले पति। हाँ, तो बुला लीजिए। तो ये वो लोग दावा कर रहे हैं, कुछ पत्रकार, कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको मंच दीजिए और वो मरे नहीं है, आई मीन ही इज अलाइव। हाँ, तो बुला लीजिए। ये दावा किया जाए। हाँ, बुला लीजिए। ठीक है, तो ये तो अलग हो गई इतना बात। आप मेरा उपकार करेंगी
कि अगर वो सच में नहीं मरा है तो मेरे बेटे, एक तो सबसे पहला कि मेरा बेटा जो अनाथ की जिंदगी जिया है, अनाथ नहीं है, आप हैं, आपके मम्मी पापा उसके साथ तो नहीं, जो प्रैक्टिकल बात है, पिता के एक बचपन से जो वो बिना पिता के जो वो जिया है, उसके लिए माँ बाप दोनों मैं बनी हूँ। एक के 16 साल की उम्र में उसको अपने पिता का सामना होगा, उस पिता जिसने उसको मरने का नाटक करके अबैंडन किया है, अगर वो जिंदा है तो एक अबैंडेड ही तो किया है ना, तो वो पूरे हिसाब मांगेगा 16 साल के। तीसरा, तो आपने मतलब उनका शव देखा था? बिल्कुल, क्योंकि एक्सीडेंटल। एग्जैक्टली। तीसरा कि मेरे बेटे का, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे बेटे का हक तो अपने दादा और अपने पिता के संपत्ति पर, सब चीजों पर है। चौथा कि आप कितना बड़ा उपकार करेंगी, बल्कि मुझे बुला लीजिएगा उस वक्त खामोशी से, कितना बड़ा उपकार करेंगी कि 16 साल तक जो इतनी कश्मोकश से, इतनी जद्दोजहद से, अपने माँ बाप की वजह से मैं उसको पाल पोस करके बड़ा की हूँ, उसका भी हिसाब मेरा बेटा मांगेगा कि जब तुम जिंदा थे तो मुझे बिना बाप की जिंदगी क्यों जीनी पड़ी। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। तो आप मेरे साथ बुरा नहीं करेंगी उसको बुला करके? समझ गई, बुरा तो करने का कोई सवाल मेरे बेटे ही के नहीं है। साथ बहुत अच्छा कर देंगी, इवन मैं अपने बेटे को भी बुलवा लूंगी, हम दोनों माँ बेटा यहाँ पर आएंगे और पुलिस लेकर आएंगे कि ये आदमी मरने का नाटक किया और मुझे छोड़ दो। मिट्टी वगैरह हुई थी उनकी? बिल्कुल। आपने मेरे बेटे को भी आपने अनाथ बना दिया पूरी दुनिया के सामने। मेरा बेटा जब घुसक रहा था तब उसके पास अब्बा बोलने वाला कोई नहीं था। मैं समझ गई उसके दर्द को। दूसरा आरोप पुनीत वशिष्ठ जी ने ये लगाया है कि एक दूसरी शादी भी आपकी हुई थी परवेज आलम नाम के शख्स से, और इसको भी आपने दुनिया से छुपाया। इस पर कोई प्रतिक्रिया? एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दैट। और अगर मैं, एक तो ही इज नॉट अ वैल्यूएबल पर्सन कि मैं उसके हर सवाल का जवाब दूं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे जो आरोप हैं, जो कि दिन रात अगर सामने तैर रहा है, लेकिन तो हमें लगता है कि थोड़ा सा उसको हम अगर उस पर बात कर लेंगे तो सही रहेगा। रिनाउंड लोगों का ना, ऐसा नहीं है कि आपके चरित्र पर बात नहीं उठती होगी, बिल्कुल होती होगी, हाँ। लेकिन आपने पूछा है तो मेरी तो आदत है जवाब देना ही है। उसको छोड़िए, तीसरा एक आरोप इन्होंने लगाया है। मैं इसका जवाब दे देती हूँ। अच्छा, इसको भी ले आए वो, आपके साथ ही बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने, लेकिन मैं आपको एक चीज कह दे रही हूँ कि मेरे उठने के बाद अगर आप पुनीत वशिष्ठ का पॉडकास्ट करने वाली हैं तो बिना मेरे परमिशन के मेरा फोटो मत यूज कीजिएगा। नहीं, मैं कोई पॉडकास्ट नहीं करने वाली हूँ। तीसरा आरोप ये है कि तीसरे पति को लेके वो अपने यूट्यूब चैनल से ही सारा मैंने उठाया है। उन्होंने ये बोला था कि तीसरे हस्बैंड हैं सचिन प्रसाद, डॉक्टर सचिन प्रसाद, ऐसा वो बोल रहे थे। उनके बारे में भी आपने जानकारी छुपाई और 20 अक्टूबर 2017 को डॉक्टर सचिन प्रसाद से आपकी शादी हुई थी और इसकी बहुत सारी तस्वीरें, एक बांग्ला करके कोई न्यूज़ है, उन्होंने भी अपने चैनल पे डाला है और इन्होंने वहीं से लिया हुआ है और इन्होंने उसका जिक्र किया है। तो क्या ऐसा कुछ था डॉक्टर सचिन प्रसाद के साथ 20 अक्टूबर 2017 को कोई शादी? डॉक्टर सचिन प्रसाद के नाना जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक के बहुत बड़े नेता थे और बिहार के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और कलकत्ता के वो मेयर रह चुके हैं। तो उनके नाना श्याम सुंदर गुप्ता के पूरी फैमिली से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। इवन सचिन प्रसाद से भी बहुत अच्छा रिलेशन था, उसके अम्मा अब्बा से, उसके छोटे भाई ऋषभ प्रसाद से, तो पूरे खानदान को मैं जानती हूँ। दूसरा कि जो तस्वीरें वो बंगाली चैनल जो लगाया है उसमें सचिन है खड़ा हुआ, उसके माँ बाप है और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई हूँ और एक उनके साथ में भी तस्वीर है ऐसे साथ में बैठी हुई हूँ। वो आपके साथ भी बैठ सकती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठने और शादी का एक डॉक्यूमेंट भी उन्होंने डाला हुआ है शादी का। दैट वाज वेरी ब्लर। मैंने उसको अभी 2025 के नवंबर में कलकत्ता हाई कोर्ट को दिया है क्योंकि एक मैरिज सर्टिफिकेट उसने परवेज आलम का डाला है जिसमें जितने भी विटनेस है वो हिंदू हैं और ब्राइड और ग्रूम दोनों मुसलमान हैं। तो मैंने उसको भी हाई कोर्ट में डाला है, चैलेंज कर दिया और इसको भी चैलेंज कर दिया। अच्छा, उन्होंने एनरोलमेंट नंबर को लेके भी आरोप लगाए हैं कि एडवोकेट होने का एनरोलमेंट नंबर आपके पास नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आराम से जाएं, वो बार काउंसिल में वो कंप्लेन करे, केस करे, वहां मैं जवाब दूंगी। ये उनके लिए आखिरी वीडियो हो, इसके बाद वो ना बोल पाए, इसके लिए
क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मेल पे आपके पास हो, आप एनरोलमेंट नंबर हमें बता दो, हम चला देंगे अपने चैनल पे, ताकि इसके बाद इसको लेकर सवाल नहीं, वो बोलता रहेगा, बंद हो जाए। वो बोलता रहेगा, वो नहीं किसी के लिए भी। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो आप बांग्ला चैनल के बारे में बोल रही हैं, ये 2019 से ये चला रहा है, 2019 से। तो हम एनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं ना, उसको पता है। नहीं, आप मुझे प्रोवाइड करिए, मैं डाल देती हूँ। एवरीवन नोज। और जो बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। और पुनीत वशिष्ठ जहां पर रहता है, उसके 200 मीटर पर जुहू पुलिस स्टेशन है। जुहू पुलिस स्टेशन को अगर वो एक लेटर देगा कि मुझे ऐसा लगता है कि नाजिया इलाही खान वकील नहीं है, लेकिन वो इम्पर्सोनेट कर रही है, इसकी इंक्वायरी की जाए, तुरंत मुझे जुहू पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा। तो और मैं बाउंड हो जाऊंगी बताने के लिए। वो तो मैं समझ गई, लेकिन इसको लेकर मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनको छोड़िए ना। मैं तो अपने लिए मांग रही थी कि मैं चलाऊंगी ना। नहीं, ये रहा नाजिया जी का एनरोलमेंट नंबर। पुनीत वशिष्ठ को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें एक चीज और, लेकिन फिर इसके काउंटर में आता है, अभी पुनीत वशिष्ठ के ऊपर पुनीत वशिष्ठ के ऊपर टोटल 6 FIR अभी हुए हैं, और 2 पुलिस इन एक्शन रिट पिटिशन कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ है, और अभी वेडनेसडे वाले दिन दिल्ली हाई कोर्ट में डेफेमेशन का केस उसके ऊपर होने जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने भी बहुत सारे आपके ऊपर केस डाल रखे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सारे केसेस का आपको कॉपी दे दूंगी। ठीक है, एक कॉपी मुझे भी मिली एक केस की। गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। केस नंबर है 116, डेट है 30/6/2020। आईपीसी की धाराएं लगी हैं 419, 420 और 506, जो कि चीटिंग बाई पर्सोनेशन, और 420 जो है वो चीटिंग, 506 जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है। ये इसमें ये भी था कि आपको गिरफ्तार किया गया, 3 हफ्ते तक आप जेल में भी थी। क्या ये सही है न्यूज़? बेल कहाँ से मिला था? और बेल को लेकर के है कि 3 हफ्ते बाद बेटे की बीमारी के आधार पर आपको बेल मिली है। बेटे की बीमारी के आधार पर बहुत हीनियस क्राइम में बेल मिल जाता है क्या? और वो भी बेटा जब हीनियस क्राइम तो ये नहीं है, चीटिंग का है, और हाँ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है। तो वो जो तो तस्वीरें हैं, क्राइम ही नहीं है। नहीं, आप गिरफ्तार हुई थी? बिल्कुल, मैं 2 बार गिरफ्तार हुई हूँ, और 3 हफ्ते तक इस मामले में जेल में थी। नहीं, इतना दिन नहीं थी जितना दिन बोला जा रहा है, लगभग 28 दिन। नहीं, एक बार कहाँ गिरफ्तार हुई हूँ मैं ये वाला 2 जो बार गिरफ्तार 30/6/2020 का ये जो चीटिंग वाला है। दूसरा कि जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है सेम बेंच से, जो ये संदीप नाम का कोई व्यक्ति है। तो इनका कहना है कि आपने आप इसको बुला लीजिए, ये कहाँ मुझे मिलेगा? इसको रिटर्न दे दूंगी। ये प्रूफ इनका कहना है कि 6 लाख रुपए का आपने ठगी किया इनसे। हाँ, तो आप बुला लीजिए ना, ये प्रूफ यहाँ पर रख देगा, मैं इसको पैसा दे दूंगी। तो पुलिस ने फिर आपको क्यों अरेस्ट किया इनके कहने पे? ममता की सरकार थी। तो ममता तो किसी दूसरे केस में भी, बड़े केस में फंसा के कर सकती थी। एक व्यक्ति बन नहीं सकता था ना, 6 लाख रुपए की ठगी का लेकर के कोई क्यों अंदर करेगा? मैं 6 लाख क्यों लूंगी भाई? तो उस केस का भी क्या हुआ? चल रहा है आपके ऊपर? अरे बिल्कुल चल रहा है, इवन इसको तो मैंने ट्रांसफर हाई कोर्ट में कर दिया है। कहाँ के हाई कोर्ट में? कलकत्ता हाई कोर्ट में। अच्छा, वहां पे आपको इसके लिए प्रेजेंट होना पड़ता है। इसका तो बेंच चेंज हुआ है। ओके, इसका बेंच चेंज हुआ है। चार्ज कराने के लिए मैं खुद गई थी, मैंने खुद चार्ज करवाया है, और उसके बाद फिर चार्ज के वक्त में कंप्लेनेंट का होना जरूरी था। आज तक जब आप वहां से आरटीआई से मंगवाइएगा, तो आज तक कंप्लेनेंट नहीं पहुंचा है। वो पॉडकास्ट करता है, और उनका बाइट भी था, सुना था मैंने। बाइट देने से क्या होगा? आपको इंसाफ चाहिए। आपके साथ कोई ठगी किया, आप रोज न्यूज पे बोलिएगा। इनके डिवोर्स का कोई केस था जिसमें कि 6 लाख रुपए लेके और आपने केस नहीं लड़ा? आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि ये और इसकी वाइफ ज्योतिप्रिया मलिक जो उस वक्त खाद्य मंत्री था, उसके बहुत क्लोज थे ये लोग। दूसरा, इवन बहुत सारी स्टोरी मैंने भी हाई कोर्ट को दी है। इनके बहुत सारे, संदीप अग्रवाल के बहुत सारे FIR, मल्टीपल FIR, फॉरेन करेंसी तक के FIR जो आपके बशीरहाट वगैरह में हुए हैं, वो सब भी मैंने हाई कोर्ट को दिया है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल साधारण सवाल पूछ रही हूँ कि अगर कोई आपका पैसा लेकर भागेगा, तो आप एवरीडे इंटरव्यू करके बोलिएगा, या आप थाना और पुलिस और कोर्ट में जाइएगा? तो इन्होंने कंप्लेंट तो की है जिसके तहत अरेस्टिंग हुई, उसके बाद फिर कहाँ चले गए? इनको अब पैसा नहीं चाहिए, अब पैसे वो नहीं तो चाहिए। केस लेकिन चल रहा है ना। लेकिन तो उसके लिए आना पड़ता है ना। अच्छा, वो आ नहीं रहे, उसके तो डॉक में खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, इनसे करते हैं संपर्क फिर कि इनका क्या मामला है। और जब आएंगे ना, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्या करेंगे आप? नहीं, मैं पैसा लेके आऊंगी। अच्छा, पैसे लेके आएंगे? हाँ, अरे तो आप कोर्ट में केस चल रहा है, वहां दीजिए ना, क्यों अलग से किसी को आप फालतू में पैसे? तो वो क्यों बैठ करके बोल रहे हैं कि इसके बारे में बात?
द सेकेंड थिंग इज कि जिस हिसाब से पुनीत ने फोटोज वायरल करवाए हैं मेरे और उसके, और कुछ तो वो नेहा शर्मा ने मॉर्फ करके एडिट करके चुम्मा चाटी वाला वायरल करवाया है, इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल, इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। आपने कोई केस डाला उसमें? एक मिनट, ये जो फोटोज आप किसी के साथ आप रिश्ते में हैं, बिल्कुल, उस रिश्ते से जब आपको बहुत लाखों करोड़ों रिश्ते ऐसे टूटते हैं और बनते हैं, उसके बाद फिर एक तो आप तस्वीरें दे नहीं सकते बिना परमिशन के। अगर आपने दे दिया है बिना परमिशन के तस्वीर, तो फिर आप उसको एडिट करके मॉर्फ करवा करके आप उसको ऑप्शन तो नहीं बना सकते, वल्गर नहीं बना सकते। दूसरा, तीसरा कि नेहा शर्मा ने को मैंने कम से कम 20 से 25 मैसेजेस किए कि नेहा विदाउट मेरे परमिशन मेरी तस्वीर मत यूज करो। जिस कंटेंट में मेरे लिए बात नहीं हो रही है, बिग बॉस की बात हो रही है, उस कंटेंट में भी नेहा ने मेरी तस्वीर लगाई हुई गलत है। उसके बाद फिर मैंने उसको ये भी समझाया कि अब तुम मुझे बाउंड कर रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि तुमने और पुनीत ने दोनों ने मिल करके तुम जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 का वायलेशन किया है, राइट ऑफ प्राइवेसी का, अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। तो आपने कुछ उस पे एक्शन लिया है? एफआईआर नेहा शर्मा पे भी एफआईआर है इस मुद्दे पे? ठीक है। अच्छा, एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा था कि किंगस्टन लॉ ऑफ कॉलेज कोलकाता से आप अभी लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और आपकी डिग्री अभी पूरी होने वाली है। जुलाई में आपके पास जाके डिग्री आ जाएगी और इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद ही आप दिखाएंगी, इसलिए अभी नहीं दिखाते। इसके पीछे क्या है ये थोड़ा बताइए। नहीं, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इज नहीं was I was था, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, इसमें तो कोई ना करने वाली बात ही नहीं है। इवन स्टिल आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए। ओके, एक ये भी है आपके ऊपर आरोप है कि बीजेएमसी भारतीय जनता मजदूर सेल में थी आप, और वहां से आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जो कि सही नहीं थी, जिस वजह से निष्कासित किया गया। क्या ये सही है? बीजेएमसी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग ही नहीं है। ओके, तो ये बीजेएमसी क्या है? इसमें ये कुछ भी नहीं है। कभी थी आप इसमें? कभी भी नहीं, ये कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। वहां से कोई निष्कासित नहीं किया गया? ये कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, और बीजेपी में आप किस पद पर हैं? माइनॉरिटी मोर्चा से मैं लीडर हूँ, नेता हूँ। अच्छा, स्पीकर का आपको दिया गया है? वो बहुत पहले दिया गया था, राज्य के स्पीकर के लिए। अच्छा, अभी आप स्पीकर के तौर पर नहीं है? मैं हमेशा एडवोकेट या पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से बैठती हूं। तो बीजेपी क्यों नहीं दे रही ये चीज? अब ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ। नहीं, मैंने 2018 से नहीं कि अगर आप उनका पक्ष रख रही हैं और उनके लिए इतना जोर शोर से काम कर रही हैं, किसने कहा? तो नहीं, आप हर जगह उनके लिए फेवर में काम कर रही हैं, तो बिल्कुल उनको देना चाहिए। मैं राष्ट्र के हित में काम कर रही हूँ, और जो मान सम्मान, जो रुतबा, जो मर्तबा, जो रिस्पेक्ट मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिला है, मैं उसके लिए उनके शुक्रगुजार हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये आपका बड़प्पन है। जिस हिसाब से पुनीत ने मेरा पर्सनल नंबर वायरल किया, अच्छा, पर्सनल नंबर उन्होंने अपने इस पर डाल दिया था, फेसबुक पर और अपने यूट्यूब पर, ये तो गलत है। यहाँ तक के मेरे लीगल लेटर हेड का पूरा एक इनवॉइस उन्होंने डाल दिया था, जिसमें मेरा एड्रेस, मेरा ईमेल आईडी, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, मेरा एनरोलमेंट नंबर, सारी चीजें उसमें उन्होंने पोस्ट कर दी थी। किसी भी महिला के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। सारी चीजें उन्होंने अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि मैं नशा करती हूँ, मैं सेक्स एडिक्टेड हूँ, मेरा वो सब छोड़िए, वो बकवास है। नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1967 है। हाँ, इसको लेके भी कि आपकी उम्र जो है आप 34 बताती हैं और 58 साल की हैं, ये उन्होंने बोला है। तो आपको मैं 58 की लग रही हूँ? उनका कहना है कि आपने बहुत सारे बोटॉक्स के इंजेक्शन ले रखे हैं, इस वजह से आपकी एज का पता नहीं चलता। एक्चुअली उनसे होठों पे भी इंजेक्शन ले रखा है, अभी भी उनसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैं तो 80 की हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप दीजिए ना, मैं आधार कार्ड आपका चला देती हूँ ब्लर करके, आपका उसमें मैं ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दे दूंगी आपको। आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ क्यों मांग रही हैं मुझसे? अब मैं उसमें वो जो जरूरी होगा वो चीज ब्लर करके डीओबी आपका ऑन एयर अरे क्या बात कर रही हैं? जिससे कि इसके बाद इस पर सवाल ना उठे। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि दुनिया का सारा क्लैरिफिकेशन भी अगर दे दिया जाएगा तो पुनीत वशिष्ठ और संदीप अग्रवाल वो मेरा नाम ना ले, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति को पहचान ही किसी के नाम से
नाम ले करके होती है और जिसके माँ बाप ने जो परवरिश दी होती है वो दिख ही जाता है। एक कन्वर्सेशन का फोन कॉल वायरल है काफी ज्यादा, ये भी मुझे 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला, जिसमें कि ये दावा किया गया। लोगों से नहीं, मैंने आपसे बात करने से पहले रिसर्च की, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें ये था कि न्यूज चैनल पर जो था वो आपके तीसरे पति बता के डॉक्टर सचिन प्रसाद का एक फोन कॉल कन्वर्सेशन। कौन सा न्यूज़ चैनल है वो? एक लिंक है, मैं आपको भेज दूंगी, यहाँ लिंक रखा है मेरे जी मोबाइल है। में। नहीं, जी नहीं, नेशनल न्यूज है। नहीं, नेशनल नहीं है, कोई स्टेट न्यूज है, दूसरा है, लेकिन उसमें गाली गलौज की बहुत अभद्र भाषा है आपके और उनके बीच। मैं पहले ये पूछ रही हूँ, कोई नेशनल न्यूज था? नहीं, नेशनल न्यूज चैनल कोई स्टेट न्यूज था? नहीं, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म है, कौन सा, कितने, आप सिर्फ उसको डिनाई कर दो ना। आप सिर्फ मैं बताओ कि वो आपकी आवाज थी या नहीं, सिर्फ डिनाई करो। नो, नॉट एट ऑल। ठीक, बस इतना ही सुनना था, नहीं, लेकिन ज्यादा मेरा कुछ सवाल ही नहीं। नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि मेरे नाम पर देखिए, मैं एक प्रोफाइल रखती हूँ और अगर मेरे, इसीलिए उसकी क्लैरिटी जरूरी है। लेट मी कंप्लीट। आप भी एक प्रोफाइल रखती हैं, कल को एक लिंक मैं आपको भेजूं और मैं कहूँ कि अरे आप किसको गाली दे रही हैं इतनी गंदी गंदी, तो आप नहीं पूछेंगी कौन से चैनल पे आ गया नाजिया? पूछेंगी ना? बिल्कुल पूछूंगी कि कहाँ है, भेजो मुझे। भेजो मुझे, मैं आपको भेजूंगी ना। तो अब जब वो चैनल ना नेशनल होगा, ना राज्य होगा, ना इंटरनेशनल होगा, ना कोई बड़ा चैनल होगा, 10,000 12,000 का एक फेसबुक चैनल होगा जिसमें पिछले 2019 से बहुत चीजें डिलीट की जाती होंगी और फिर पोस्ट किया जाता होगा। अच्छा। तो ऐसे चैनल, 2 पैसे के चवन्नी चैनल पे कौन क्या चला रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये मामला जो है ये भी 2019 से चल रहा है। अच्छा, मैं और बता देती हूँ आपको, इसमें छुपाने की क्या बात है। एक्स्ट्रा ये ही बंगला चैनल जो है, ये मेरी एक क्लास 11 का एक वीडियो है जिसमें मैं रेड कलर का एक छोटा सा फ्रॉक पहन करके अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही हूं। अच्छा, हाँ, इस रिसर्च में आया था उसमें। हाँ, मैं डांस कर रही हूँ। लेकिन मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता था, इसलिए मैंने उससे सवाल नहीं पूछे। बाप रे बाप, ये दारू पीती है, तो कोई ये पी सकता है, करती है, पी सकता है, इट्स ओके। If I smoke, it's not a crime. If I am consuming alcohol, it's not a crime. तो वो आपको इतना मिलेगा। यही संदीप अग्रवाल ने उसको वायरल किया था और वो उसने 5 फरवरी 2012 का जो जारी है नासिर खान, अच्छा, उसने तो मतलब ये क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि आप ही को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? मैं नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ मैं नहीं हूँ। हाँ। आप जब निर्भीक उत्तर के चैनल पर जाइएगा, अच्छा, और ये बांग्ला जो है, हाँ, उस चैनल पर जाइएगा, हाँ, तो मल्टीपल बार भाजपा नेत्री के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलता है। मल्टीपल भाजपा नेत्री के खिलाफ। अच्छा। मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल बस, क्योंकि 1 घंटा शायद हो गया होगा। भैया कितना टाइम हो गया? मैं आपको यकीन बताऊं एक बात, मैं इतनी शिद्दत से पुनीत का और संदीप अग्रवाल का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे पता चल जाए कि वो दिल्ली आया है, क्योंकि वो तो छुप के चला जाता है। अच्छा। मेरा प्रॉब्लम है बॉम्बे पहुंचती हूँ, दुनिया को पता चलता है। तो मुंबई में उनका घर का एड्रेस आपको पता ही होगा। देखिए, मुझे लगता है कि मैं क्यों सिर्फ जाऊं, पुलिस जाके अरेस्ट करके लेकर आए। पुलिस करे, हाँ, वो तो मैं करवाऊंगी, लेकिन दिल्ली अगर किसी स्टूडियो में आया है और मुझे भी बुला लिया जाए, अच्छा, तो 1 to 1 सवाल जवाब हो जाएगा ना, आमने सामने। हाँ, हालांकि ये थोड़ा पर्सनल मामला है, नहीं तो मैं ये करती। इतना सवाल मुझे लगता है कि उनके बारे में हो गया, ये काफी है। एक आखिरी सवाल थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे याद आ गया अचानक, इसलिए पूछ रही हूँ। हामिद अंसारी जी को लेकर के आपने कहा था, जो हमारे देश के उप राष्ट्रपति थे, कि उन्होंने खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान वगैरह और कुछ ऐसे उन्होंने शेयर किए। तो इसके लिए क्या आपके पास कोई प्रूफ था? क्योंकि अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आपने इसको लेकर के कहीं कोई शिकायत पत्र डाला, या बिना प्रूफ के आप बात कर रही हैं? नहीं, 11 नवंबर 2025 को मैंने राष्ट्रपति भवन में एक लेटर जमा किया है और मैंने इसके पूरे डिटेल्स मांगे हैं, क्योंकि काफी चीजों से पता चल रहा है, मेरे रिसर्च से भी पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा किया था। तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अगर ऐसा कुछ हुआ था? ये तो बहुत ही सीरियस मामला है। इसलिए तो मैंने डंके की चोट पर कहा था, इसलिए तो मैंने आवाज ऊंची करके कहा था। कितने दिन पहले आपने ये शिकायत पत्र? मैंने बताया ना, 11 नवंबर 2025। यानी कि मान के चलिए कि फिर भी कुछ महीने का समय हो चुका। अगर आपको इस बारे में पता है तो गवर्नमेंट ने इतना लेट क्या कर रखा है? क्या इसमें कुछ आपको सांत्वना दिया गया है कि एफआईआर या कुछ काम हो रहा है? इतनी बड़ी इंक्वायरी में थोड़ा समय लगता है और मुझे लगता है कि अगर 6 महीने तक इसका कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं आएगा तो फिर मैं अप्रोप्रिएट एक PIL फाइल करूंगी। तो आपके पास क्या दस्तावेज थे, क्या सबूत थे? वो है मेरे पास, रिसर्च के हैं काफी। तो वो आपने दिए हैं, जमा कराए हैं? हाँ, बिल्कुल, एनेक्सर किया है मैंने। अच्छा, ये दे चुकी हैं आप।
चलिए, बहुत ही बेबाकी से मेरे सभी सवालों का आपने आप जवाब मुझसे दिया आप मुझसे और मजा आया। आप ना मुझसे जितने भी प्रूफ मांगिए, एनरोलमेंट नंबर आपने नहीं दिया। वो मैं काम दे रही हूँ अभी। काम मुझे क्यों दे रही नहीं, है? आपको नहीं दे रही हूँ उनको मैं। छोड़िए ना, आप मुझे नहीं, दीजिए। नहीं, वो उनको करना पड़ेगा। मैं मांग रही हूँ, मैं मुझे दीजिए ना, मैं चला दूंगी अपने चैनल पे। नहीं, अरे पहले भी दिया जा चुका है, पहले भी दिया जा चुका है, पहले भी बोला जा चुका है, पहले कोर्ट में बात हो चुकी है, दुनिया भर की बात हो चुकी है। ये सिलसिला कोई नया नहीं है। मैं तो अपने दर्शकों के लिए, जो हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं तो उनके लिए लोग आ दूंगी। जाए ना मुझसे कोर्ट में मिलने ना। अरे तो अब दीजिए ना, मैं नहीं, चला क्यों दूंगी। दूं? इस देश में करोड़ों वकील हैं, तो क्या वो सबको अपना एनरोलमेंट नंबर बांट के करोड़ों पे रहते हैं? सवाल नहीं उठते हैं ना, आप पे नहीं, उठे बहुत हैं तो लोगों हम पे डाल देंगे। नहीं, बहुत लोगों पे सवाल उठते हैं, चाहे अरे वो उसमें कोई भी लेकिन political आपको party कोई, के उसमें नेता आपको हो, कोई उन पर थ्रेट तुरंत थोड़े है, सवाल उठ जाए। उसमें नहीं, कोई थ्रेट थोड़े कैसे नहीं थ्रेट है? बहुत क्या थ्रेट threat है है, उसमें? बहुत थ्रेट है। थ्रेट तो आप नहीं, घूम क्या रही हैं, हो आपके ऊपर जाएगा? भी है। आपको क्यों बुरा लग रहा है कि अगर पुनीत को थोड़ा सा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े वो तो उसमें लगाए बुरा ना, क्या उनसे है? मुझे क्या मतलब। हाँ, तो बस वो लगाने मैं तो दीजिए। अपने लिए, अपने दर्शकों नहीं, के नहीं, लिए कि हाँ, बिल्कुल, फिर उसको सारी लगाने, चीजें क्लीन हो जाएं। उसको खत्म। कोर्ट का चक्कर और कुछ नहीं करना है। अभी तो क्या है कि आप एक लेटर जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। हाँ। आपको चलना भी नहीं पड़ेगा 200 मीटर। आप एक ईमेल करके लेटर भेज दीजिए, मैं बाउंड हो जाऊंगी दिखाने के लिए। और दूसरी बात कि पुनीत के हिसाब से अगर मैं 2-4 महीने के बाद वकील बनने वाली हूँ, हाँ, जुलाई में, हाँ, तो भी तो मेरे ऊपर अब केस नहीं हो सकता है। लेकिन पहले आपने प्रैक्टिस की है, बहुत सारे जो केसेस देखे हैं, उसको लेके केस हो सकता है। करे वो? अरे मैं तो ओपन चैलेंज दे रही हूँ कि करो प्लीज, कुछ तो करो। ऐसे छुप छुप करके सिर्फ इंटरव्यू करने से थोड़ा ही हो जाएगा। अभी हालिया में मई में ही वही नेहा शर्मा के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया है। आप सोचिए, मैं खुद बता रही हूँ कि नाजिया का दिल्ली में एक गराज में जाता था गाड़ी बनने के लिए। उस गराज के मालिक का कोई दोस्त पुनीत को बताया है कि मेरी गाड़ी से और ½ kg सब बकवास बातें। नहीं, लेट मी कंप्लीट। ये सब मैं देखिए, बहुत ऐसा नहीं हो स्टैंडर्ड सकता। गिरा हुआ है ना ये एक बातों का। एक आदमी की कुछ बातें आपको अच्छी लग रही हैं, कुछ नहीं, बातें नहीं, बकवास बात लग रही अच्छी हैं, वाली ये नहीं नहीं हो है। सकता है। स्टैंडर्ड गिरी हुई बातें हैं ना ये उनकी। उस गराज वाले के दोस्त ने दिल्ली के पुनीत वशिष्ठ को कॉल करके बताया है कि नाजिया के गाड़ी से कॉलम मिला है और ½ kg चरस मिला है। अब पहले मैं लीगल पॉइंट बोलती हूँ। अगर आपको पता चला है कि कोई एडिक्टेड है, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है खरीद फरोख्त हो रहा है। और खरीद फरोख्त का और ड्रग्स एडिक्शन का आपको अगर इंफॉर्मेशन मिल गया है और आप अगर पुलिस को इत्तला नहीं कर रहे हैं, तो आप तो को अक्यूज्ड हो गए। हाँ, अगर आपको जानकारी है तो आपको उसमें एक्शन खुद भी लेना तो चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये मामला जब उनको पता चला, जब उनको पता चल गया, उनको किसी उनके शुभचिंतक ने बता दिया, तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? वो गराज वाले को तुरंत बुलाया जाता, जो उनका दोस्त है उनको भी बुलाया जाता, उसमें जांच होती, इनको भी बुलाया जाता, मुझे भी बुलाया जाता, उस पर जांच होनी चाहिए थी। अब जब मैंने ये कल सुना है, मैंने अच्छा, वो वाला रील मैंने कल सुना अच्छा, है, वो मुझे मिला नहीं, तो वो मैंने अब कल मैंने उसको सीपी को दिया है। अच्छा। और मैंने क्राइम ब्रांच को दिया है, मैंने ईडी को दिया है, एनआईए को दिया है, और फिर मैं उस पर पुलिस इन एक्शन करने जा रही हूँ कि हम सबको बुलाया जाए और पूछा जाए। रिश्ता जुड़ता है, रिश्ता टूटता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन, बिल्कुल मर्यादित हमेशा रहना चाहिए। आप एक महिला को डिफेम करने के लिए, उसको बुरा बनाने के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो, जो गैर कानूनी भी हो, और जो समाज भी एक्सेप्ट ना करता हो। अल्टीमेटली अभी हुआ क्या है कि चंद दाढ़ी टोपी वालों के मसीहा बन चुके हैं पुनीत वशिष्ठ। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आप मेरा मान मर्तबा कम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी माँ की परवरिश का पूरा जो भी किसी पर आरोप लगाए, हालांकि उन्होंने आपके लिए भी बहुत सारा बोला है कि आपने उनकी माँ के लिए, बहन के लिए बहुत बुरा बुरा बोला है, और प्रूफ दे, वो शायद वो भी आप ही की तरह कोर्ट में ही प्रूफ देंगे। इवन उन्होंने मुझे क्या क्या गंदी गंदी बातें अपनी बताई हैं अपनी वाइफ को लेकर के, वो भी मैंने नहीं बोला। खैर इस चीज को अब खैर काफी इस पर डिस्कशन हो गया, मैं इसको बस छोटा रखना चाहती हूं। लाइक वेरी मच, एंड द सेकंड थिंग इज के कर्मा इज बूमेरैंग। संदीप अग्रवाल हो, जिस हिसाब से 2019 से वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, और मेरे साथ साथ कई भाजपा नेत्रियों को, बलात्कारी नासिर खान जिसने एक एनआरआई लड़की का
किया, वो 10 साल 11 साल जेल में रहा, जिस तरीके से वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है और जिस तरीके से पुनीत वशिष्ठ मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि इनको इनका परिणाम जरूर मिलेगा। चलिए इसी नोट के साथ, और जो कोई भी इस पूरे मुद्दे का मजा ले रहे हैं उनको भी उनका परिणाम जरूर मिलेगा। हो गया काफी, इतना मतलब पर्सनल वाले को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती थी, एक पार्ट बस देखिए अगर पूछा जाता है तो डिटेल में बोलना जरूरी हो जाता है, या तो फिर पूछना ही नहीं चाहिए। आई एम अ प्रो पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स की बात पूछनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं सब मुद्दों को थोड़ा उस पर जो भी चीजें चल रही हैं अगर इंटरनेट पर, तो उससे सवाल रिलेटेड पूछे जाएं और उस पर खुल के आप बोलती भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई आपने मन खुश कर दिया, सभी सवालों का आपने बहुत ही ईमानदारी से और अपना पॉइंट रखते हुए उसके जवाब दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।